तो उनके यहाँ चूँकि 9th में गणित थी और मैं सोचता था उनके यहाँ गणित पढ़ेंगे, फिर निःशुल्क पैसा, चूँकि पैसे की भी दिक्कत थी उन लोगों के पास, तो मैं इस लालच में उनके यहाँ जाता था, सुबह पढ़ाई करता था, शाम को फिर उसी के बाद स्कूल में जाते थे। कहावत सुनी कि कभी भी अधिकारी के आगे और घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए, ये दोनों चीजों से खतरा हो सकता है। ये बात बाद में लोगों से सुनी तो मुझे लगा तो वो काम बताएगा या डांटेगा, ऐसे किसी घोड़े के पीछे जाओगे तो चोट ही खाओगे, और वो चोट कितनी खतरनाक होगी कहा। अच्छा, इतना मतलब जबरदस्त ऑडियंस होता है, तो वो कला का जो प्रेम है आज भी आप में है, और उसके पीछे का प्रश्न, अगर प्रश्न किया होता तो ज्यादा बोलेंगे, ये चोट आपने। नमस्कार, हाजिर हूँ एक बार फिर से मैं आपकी दोस्त दिमागी खलल में नए मेहमान के साथ। हमारे मेहमान हमेशा से कुछ खास होते हैं, कुछ अलग तरह का खलल, कुछ अलग तरह की विशेषता लिए हुए होते हैं वो। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं उन पर ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं, बिल्कुल सही बैठती हैं कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। तो हमारे मेहमान ग्रामीण परिवेश से उठकर आज राजमंत्री के दर्जे तक पहुंचे हैं, तो उनमें क्या विशेषता है, उनके अंदर क्या खलल था, तो ये जानते हैं। हमारे मेहमान से बहुत बहुत स्वागत है गिरीश चंद्र मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिमागी खलल में आपका। जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आपने यहाँ इस कार्यक्रम के लिए अवसर दिया, इंटरव्यू के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप पूछे से जो पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, इतनी छोटी सी मेरी कोशिश है, इवन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हुए, और आपसे हमें और हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे दर्शक हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो शुरू करते हैं इस वार्तालाप को आज की। गिरीश जी, शुरुआत करते हैं आपके जैसे जिन पंक्तियों से मैंने आपको परिचय दिया था कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। तो ये जो व्यक्तित्व है, ये इसकी जो शुरुआती पारिवारिक पृष्ठभूमि है, वहाँ से शुरू करते हैं अपने बारे में। जी, मैं सीतापुर जिले में एक बहुत छोटा सा गांव है ककैया पहाड़, वहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी खेती करते थे, सामान्य खेती थी, कोई बहुत ज़्यादा खेती भी नहीं थी। माताजी भी बिल्कुल कम पढ़ी लिखी या बिना पढ़ी लिखी थी, और हम लोग अपने परिवार में, पिताजी मेरे अकेले भाई थे। मेरे पिताजी के पिताजी मेरे बाबा जी का स्वर्गवास बहुत उनकी कम आयु में हो गया था। मतलब मेरे पिताजी जिस समय 13 वर्ष के थे उस समय उनका बाबा जी का स्वर्गवास हुआ, इसलिए पिताजी की पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं हुई। अच्छा 8 तक पढ़ाई रही आपके परिवार में? हाँ, मेरे पिताजी 8 तक पढ़े हुए थे, फिर खेती शुरू की, और उनकी 2 बहनें थी, उन्होंने अपनी कमाई में उनकी मेरी दादी के साथ, अपनी माता जी के साथ उन्होंने प्रवेश की। फिर उन्होंने अपनी शादी स्वयं की, स्वयं ने अपनी जो भी आर्थिक व्यवस्था जुटाकर खुद की शादी। बाबा जी की तो बहुत कम आयु में देहांत हो गया था, तो आपके पिताजी पर बहुत सारी जिम्मेदारी हुई, इसलिए उनकी खुद की पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई। और मेरी माता जी भी मतलब बिना पढ़ी लिखी थी, उनसे शादी हुई। मेरी जो बुआ जी थी, मेरे पिताजी की दोनों बहनों, उन्होंने शादी की, अपनी खुद की शादी की। फिर हम लोग भी सबसे बड़ा मैं था अपने परिवार में। फिर मुझसे छोटे मेरे 4 भाई और 2 बहनें, कुल मिला के हम लोग 7 लोग भाई बहन थे, और सब लोग एकदम 1-2 साल के क्रम से थे। तो शुरू में जब पढ़ाई लिखाई की शुरुआत हुई तो बेसिक शिक्षा विभाग का गांव के बगल में स्कूल था, सुरेचा है वहाँ पर, तो कक्षा 1 से वहाँ पढ़ाई की शुरुआत की। चूँकि पहले साल ही मैं पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, इसलिए मुझे 1 साल में 2 क्लास करके और सीधे 1 साल के बाद कक्षा 2 की परीक्षा देने के लिए टीचरों ने कहा। मैंने कक्षा 2 की परीक्षा दी, फिर लगातार 2, 3, 4, 5 बेसिक शिक्षा में पास तक पढ़ाई की। फिर बाद में एक जूनियर हाई स्कूल था सुरेचा में ही, एक छोटे राजस्थान के उनके, उसमें मैंने कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई की। फिर वहाँ के बाद फिर मैंने कमलापुर इंटर कॉलेज, जो राजा सूर्यबक्श सिंह इंटर कॉलेज था, उसमें मैंने 9th से और इंटर तक पढ़ाई की कमलापुर में। जी, कमलापुर में। और उसके बाद फिर मैंने BA सिधौली से किया, सिधौली तहसील थी हम लोग की, वहाँ से मैंने BA किया। मैं जब पढ़ाई करता था तो साथ में चूँकि पिताजी अकेले थे, मेरे पिताजी के कोई दूसरे भाई नहीं थे, मेरे पिताजी की बहनों की शादी हो गई थी। चूँकि हम लोगों के शादी ब्याह दूर तक होते थे, तो कोई रिश्तेदार भी आसपास नहीं था। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो साथ में खेती के काम में मुझे
हिस्सा बटाना, मतलब साथ में काम करना पड़ता। आपका नहीं कोई ब्राह्मण है? नहीं, मैं सभी परिब्राह्मण हूँ। उस क्षेत्र में कुछ सभी परिब्राह्मण हैं। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ जैसे मैं सुबह स्कूल जाता था, उसके बाद दोपहर में जब आता था तो खाना वाना खा कर फिर मैं खेत जाता था जी। और पिताजी के साथ जो भी काम उस समय हो रहा होता था, मान लो खेती में गेहूँ कटाई चल रही, गेहूँ कटाई का सहयोग करना, फिर साथ में वहाँ जो मजदूर रहते थे, नौकर रहते थे, उनके साथ काम करना। कई बार रविवार की छुट्टी पे भी खेती के काम में लगा रहता था। मतलब कुल मिला के पढ़ाई, केवल पढ़ाई पर ध्यान हो ऐसा नहीं था। पढ़ाई के साथ साथ मुझे घरेलू कामों में, खेती के विशेष रूप से खेती के कामों में सहयोग करना पड़ता था। उस समय जानवर रहते थे, बैलों से खेती होती थी, कोई ट्रैक्टर नहीं थे उस समय, और दूध के लिए कुछ ना कुछ जानवर गाय भैंस रहती थी, तो उनकी भी चिंता करनी पड़ती थी। उसके लिए चारा लाना है, उनको चराने के लिए ले जाना है। तो मेरा जो पढ़ाई का काम था वो आधा समय खेती में जाता था और आधा समय पढ़ाई में जाता था। इस तरीके से पढ़ाई करते करते मैंने बीए किया। और उसी समय में जब कक्षा 6-7 में पढ़ रहा था, उसी समय संयोग से हमारे एक गांव में एक संघ के बड़े चालक आए और उन्होंने संघ के विषय में थोड़ी सी जानकारी दी पिताजी से। और गाँव क्या रही हूँ मैं उस समय 7 में पढ़ता था, 12-13 साल का रहा होगा, 77 की बात होगी। तो उस समय मुझे संघ की शाखा के विषय में जानकारी दी। एक घर पे चालक आए, उन्होंने बैठक रखी। उस बैठक में कुछ ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि आप लोग एक शाखा लगाया करो। उस समय संघ के विषय में हम लोग कुछ नहीं जानते थे, लेकिन खेलने के प्रति हम लोगों की रुचि थी। तो हम लोग शाम को उन्होंने अपना एक ध्वज और फूल दिया, एक दंड दिया और वो ले जाके गाँव के किनारे छोटा सा मैदान था, अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने शाखा शुरू की और संघ में खेलते थे 1 घंटे 1.5 घंटे, जितनी देर हम लोगों को समय मिलता था। आज के जो गिरीश जी हैं उसकी पृष्ठभूमि उसी समय ही पड़ गई। जी, मैं कक्षा 7 में इस समय पढ़ रहा था। संघ का जो परिवार है उसमें खेलने के माध्यम से आया और उसी के मुझे उस समय केवल खेलने का आकर्षण था। जो मेरे बच्चों में थोड़ा सा तेज था, शरीर से भी थोड़ा ठीक हष्ट-पुष्ट था, इसलिए मैं खेलने में मुझे बहुत रुचि था। अपना ही स्वार्थ और अपना ही होती था। उस समय आपका था कि हाँ मुझे खेलने में मिल रहा है, मिला। और उस समय उस समय के विषय में बहुत समझते भी नहीं थे, तो वहाँ पर खेलने के साथ साथ तमाम प्रकार के खेलों को पुस्तक दे गए। तो उसमें बहुत नए प्रकार के खेल थे जो देहातों में उस समय नहीं खेले जाते थे, जिनके विषय में हम लोग दूर दूर तक जानकारी ली थी। तो उन सब खेलों को खेलते थे और खेलते खेलते धीरे धीरे कभी कभी उनके जो संगठन के पदाधिकारी थे वो कई बार आते थे, तो देखते थे कि 10-15-20 नौजवान अच्छे मस्ती में खेल रहे हैं, तो वो लोग हम लोग बहुत उत्प्रेरित करते थे कि और अच्छा खेलो, कुछ नई चीजें जोड़ो, कुछ नए शारीरिक करो, कुछ कहानियां सुनाते थे। कई बार हफ्ते में 15 दिन में आते थे तो एक आध कहानी देशभक्ति की, किसी महापुरुष की जीवन की, उसको सुनाते थे। धीरे धीरे जब हम 9th में गए, 6-7-8 पढ़ाई की हमने सुनाई। जब 9th में गए तो उस इंटर कॉलेज में एक अध्यापक थे श्री राम कुमार वर्मा जी, वो संघ के जिला कार्यवाह उस समय थे। उनके संपर्क में आया। उनका एक संकल्प ये था कि वो उन्हीं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे सुबह गणित का, जो बच्चे शाखा लगाए शाम को। तो उनके यहाँ चूंकि 9th में गणित थी और मैं सोचता था उनके यहाँ गणित पढ़ेंगे, फिर निःशुल्क पैसा, चूंकि पैसे की भी दिक्कत थी उन लोगों के पास, तो मैं इस लालच में उनके यहाँ जाता था, सुबह पढ़ाई करता था, शाम को फिर उसी के बाद स्कूल में जाते थे, इंटर 9th में पढ़ते थे, फिर जब छुट्टी में आते थे तो शाखा जाते थे। ऐसा एक क्रम चलता रहा। और हाई स्कूल आते आते, मतलब 2 साल हाई स्कूल आते आते 1-2 दिन का वर्ग लगा खैराबाद में। तो उसमें उन्होंने कहा कि तुम लोग चलो एक खाकी नेकल और सफेद कमीज। मैं समझ सकती हूँ आपके बचपन के, जैसे आप बता रहे तो मैं वही देख के सोच के मुस्कुरा रही हूँ कि एक बच्चा जो होता है कैसे कैसे चीजें, उसे शुरुआत में नहीं पता होता कि कितना बड़ा समुद्र है, लेकिन वो छोटी सी उसके सहारे चल पड़ता है। जी, हम लोग उस समय इसका कोई मतलब नहीं था कि संघ क्या है, संघ कितना बड़ा संगठन है, इसके साथ कितने अन्य संगठन है, ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग ये कि खेलते हैं और हमको स्वार्थ था कि हमें निःशुल्क पढ़ाई मिल रही है। और साथ में उस कॉलेज में जो पढ़ते थे तो वहाँ भी थोड़ा सा उनका दबदबा था, टीचर थे, अच्छे टीचर थे, उनके प्रति बाकी टीचरों में अच्छा उनका अनुशासन था, समय पे क्लास में आना, समय से निकालना, उनके विषय में पूरे स्कूल में एक अच्छी धारणा थी बच्चों की भी, टीचरों की भी, कि वो समय के बहुत पाबंद हैं, संघ के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हैं। ये सब सुनते थे और उनके साथ में फिर हम लोग खैराबाद में एक वर्ग में गए। वर्ग में जाने के बाद थोड़ा सा संगठन के विषय में वहाँ बहुत सारे अधिकारी आए, उन्होंने अपनी बातें रखी, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा। फिर धीरे धीरे हम लोग हाई स्कूल में आए। हाई स्कूल के बाद 11वीं में गए
तो संघ का एक 20 दिन का प्रशिक्षण वर्ग होता है। वो प्रशिक्षण वर्ग करने के लिए हम लोग बरेली गए और 20 उस समय 25 दिन का होता था। 25 दिन उस संघ शिक्षा वर्ग में रहे। उसके बाद फिर संघ के विषय में काफी समझ में आने लगा। फिर इंटर करते करते हम संघ के जो दूसरे वर्ष का शिक्षण होता है, संघ शिक्षा वर्ग 2 वर्ष होते हैं, उसमें गए और वहां भी हमने संघ के विषय में काफी कुछ जाना। फिर धीरे से एक महीने के लिए विस्तार योजनाएं चलती है संघ में कि दूसरे शहर में जाओ। तो वहां से मैं हरदोई गया और हरदोई में एक साहबा जगह है, वहां मुझे 1 महीने के लिए विस्तार के रूप में शाखा लगाना, लोगों के घरों में संपर्क करना, संघ के विषय में जानकारी देना, ऐसा शुरू हुआ। फिर मैं लौट के आया, बीए करने लगा और बीए करते करते फिर मेरा उन्हीं जो हमारे जिनका नाम लिया मैंने श्री राम कुमार वर्मा जी, उनके माध्यम से हमारे बहुत पहले पुराने प्रचारक हैं। क्या आपने कहाँ से किया? बीए सिद्धौली से किया, सिद्धौली से किया, हाँ गांधी विद्यालय से। तो वहाँ से बीए किया। फिर वहाँ से मैं संघ के बड़े वरिष्ठ प्रचारक थे उस समय और एक संस्कार भारती संस्था का गठन हो चुका था, आगरा रहते थे। तो मुझे उन्होंने कहा होगा वर्मा जी से कि कोई ऐसा एक लड़का हो जो मेरे पास भेजिए, मैं उसके साथ मेरे काम करेंगे। तो मुझे फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी यहाँ से कि जाइए आगरा में मनी योगन जी करके संघ के प्रचारक है, संस्कार भारती काम देते हैं, उनको जरूरत है एक ऐसे लड़के की जो उनके साथ काम कर सके प्रदर्शनी वगैरह का। तो मुझे आगरा भेज दिया सन 1986 में। मैं 86 में आगरा गया। फिर आगरा में माननीय योगन जी के साथ मैंने काम शुरू किया। तो सबसे पहले जगह जगह प्रदर्शनी लगाने का काम वो करते थे संस्कार भारती के निगम। तो 5 साल तक मैं आगरा में एक संघ कार्यालय में रहता था और वहाँ माननीय योगन जी के साथ पूरे आगरा महानगर में संस्कार भारती काम की दृष्टि से घूमना और देश भर में जहाँ प्रदर्शनी लगती थी वहाँ मैं चित्रों को लेकर, चित्र प्रदर्शनी उस समय जगह जगह लगाई जाती थी, वो लगाने के लिए जाते थे और साथ में वहाँ कार्यालय का थोड़ा बड़ा काम रहता था। तो ऐसे 5 साल मेरे आगरा में संगठन के काम में पूर्णकालिक करके मैं वहाँ रहा। फिर उसके बाद वहाँ से 1991 में लखनऊ में कार्यकर्ता की आवश्यकता थी। इस क्षेत्र के लिए कोई कार्यकर्ता चाहिए था। एक संस्कार भारती की पत्रिका थी कलाकुंज जी, अभी भी चलती है और उसके संपादक हमारे विश्वा के पद्मकांत साहब प्रभात जी, उस समय एक यादव देशमुख थे, उनकी पत्नी श्री देशमुख उसकी संपादक थी। तो मुझे उस काम के लिए और यहाँ लखनऊ में काम करने के लिए मैं 11 में लखनऊ आया और 5 साल तक उस पत्रिका का और नगर का काम संगठन मंत्री का देखता रहा। फिर हमारे जो प्रांत के संगठन मंत्री थे अमीर चंद जी, वो उनका स्थानांतरण बिहार हो गया। तो मुझे अवध क्षेत्र का संगठन मंत्री का दायित्व मिल गया। और अवध क्षेत्र में कितना, अवध क्षेत्र में उस समय कौन से क्षेत्र आते हैं जो जिनको आज की दृष्टि से देखा जाए तो अवध में उस समय 23-24 जिले थे। झांसी से लगा के और बहराइच तक ये पूरा क्षेत्र अवध क्षेत्र उस समय संघ की दृष्टि से कहलाता था। तो मैं उसका संगठन मंत्री उस समय मैं रहा लगभग 30 साल की है। अच्छा, तो ये आप जो जर्नी आप बता रहे थे तो उसी दौरान आपका जो वैवाहिक नहीं, विवाह मेरा बहुत पहले हो गया था। मेरा विवाह हो गया था सन 1982 में, जब मैं इंटर में पढ़ता था। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब आप संघ में जुड़ते थे? तो नहीं, मैं समय समय पे 2 महीने 4 महीने 6 महीने में घर आता रहता था। और पहले उन दिनों शादी में पत्नी साथ में नहीं आती थी, 5 साल बाद दोनों होता था। तो मेरा जब 82 में शादी हुई तो 87 तक तो पत्नी आई नहीं थी। 87 में पहली बार दोनों हुआ, तब वही तब तक मैं आगरा चला गया था। तो आगरा से समय समय मतलब 6 महीने में 7 महीने में मैं आता था। फिर जब मैं लखनऊ आ गया 91 में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लखनऊ से सीतापुर बहुत पास था, यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी थी। तो महीने में एक बार 1-2 दिन के लिए गाँव चला जाता था, कभी महीने में कभी 2 महीने में। अच्छा, तो ये घर के जो खर्चे होते हैं, जॉब वगैरह, आप संघ को अपनी पूरी जिंदगी दी अपनी, तो आपको दिक्कत तो उठानी पड़ी होगी बहुत जगह का। खर्चों के लिए आप फुल टाइम आप क्या तो जॉब भाई अच्छा कमा सकते थे आप, जिस तरह से आपका व्यक्तित्व है, जिस तरह से आप, मैं उस समय की बात कर रही हूँ, मैं आज की बात कर रही हूँ। जब कोई युवा होता है और पुरुष के लिए तो सबसे जरूरी होता है कि आप आगे कितना करते हो, उसका पूरा जीवन उस पर निर्भर होता है। नहीं, खेती थी हम लोगों, खेती से कुछ आता था और कुछ पिताजी थे, बाकी भाई लोग थे, संयुक्त परिवार था। तो पारिवारिक ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती थी।
और कुछ जरूरत पड़ने पर संगठन से भी सहयोग जब समय समय पर जरूरत पड़ती तो मिल जाता है। ऐसा कोई आर्थिक दिक्कत हम लोगों को नहीं। अच्छा, पहले जरूरतें भी लोगों की कम थी, आज भी कम थी, बहुत खर्चे नहीं थे, गांव में रहते थे, खेती बाड़ी से खाने पीने लगा। आज की तरह ये नहीं चुकानी पड़ती थी कि अच्छा वाला पैसा खेती सारी, वैसा कोई आर्थिक वाली समस्या नहीं थी। और संयुक्त परिवार था, बाकी भाई लोग तो वो भी कमाते थे, पिताजी खेती थी उससे तो वैसे यानी आप फ्री हो गए थे, कभी आप संघ के साथ जुड़ पाते थे? क्योंकि अगर आज की तरह न्यूक्लियर फैमिली हो तो व्यक्ति को बहुत बार बच्चों की देखभाल के लिए, चाहे के एडमिशन के लिए दौड़ना पड़ता, तो ये आपको एडवांटेजेस मिले ही आपको। जी। आपके जो बालपन में हम लोग गए, तो बालपन में जब आप किशोर हुए तो कुछ ऐसी कोई शैतानी या ऐसी कोई घटना आपको याद है जो जिसने आपके जीवन पर कोई छाप छोड़ी हो, या आपको घर में किसी से बड़ी तगड़ी सी डांट पड़ी हो, ऐसा कुछ ऐसा जो आज इन बच्चों गिरीश जी को देखते हैं तो मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा एक घटना मैं बताता हूँ। अभी आपने आते समय संकेत किया कि आपको यहाँ कुछ काला जैसा दाग है। हाँ। इसके पीछे की एक कहानी है। अच्छा। मैं कक्षा 7-8 में पढ़ता हूँ। अच्छा। उस समय क्या होता था, एक रंग रंगने के लिए ब्रश चाहिए होता था। हाँ। कला के लिए ब्रश चाहिए होता था, जो कलर होते थे 12 कलर, हाँ। उनको रंगने के लिए ब्रश चाहिए होता था। तो मुझे किसी ने बताया, या मेरे दिमाग में आया कि घोड़े की पूंछ के बाल से ब्रश बनता है। तो एक बार एक घोड़ा चल रहा था, तो मैंने सोचा इसकी पूंछ से बाल निकालते हैं। तो सारे बच्चे जो थे वो सबको मैंने कहा कि घोड़े को घेरा जाए, और डंडा लेके चारों ओर से घोड़े को घेर दिया। अब जितने बच्चे थे उसमें से किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि बाल निकालने के लिए कौन जाएगा। तो मैं गया, उसकी पूंछ पकड़ के बाल नोचने लगा। जैसे मैंने बाल पकड़े, नहीं कैंची से नहीं, हाथ से नोचने लगा। उस समय मतलब ध्यान में नहीं था, बचपना था। तो जैसे ही नोचने लगा पकड़ के, उसने बड़ी जोर लात मारी, और वो लात मेरी बिल्कुल इस हड्डी पे लगी। जो उस समय घोड़े को, वो घोड़ा ऐसा था जो सड़क पर टांगे चलते थे, तो उसके घोड़े के पैर में एक नाल लगी रहती थी लोहे की। वो नाल लगी और ये पूरा कट गया, तो ये खाल नीचे हो गई पूरा, ये यहाँ घाव हुआ, खून बहने लगा। सब बच्चे घबरा गए, मैं भी घबरा गया, मेरी आँख चली गई। तो एक आँख बंद करके बच्चों ने पूछा तुमको दिख रहा है? मैंने कहा मुझे दिख रहा है। डॉक्टर साहब तो फिर वहाँ से घर गए, घर में बहुत डांट पड़ी, क्यों किया? तो अब उस समय बता ही रहे थे कि भाई मैंने धोखे से मैं जा रहा था, उसने मार दिया। लेकिन इस बात को कोई मान्यता नहीं था। लोगों ने कहा नहीं, पिताजी ने कहा नहीं, तुमने को जरूर बदमाशी की होगी, ऐसे कैसे घोड़ा मार देगा, दूर से निकलोगे तो कैसे मार देगा। तो वो चोट लगी, उस चोट के कारण वो दाग पड़ा, और दाग वो आज तक अभी है मेरे इस पे। लेकिन मुझे एक चीज लगी, उसके बाद एक मैंने लोगों के मुंह से सुनी, कहावत सुनी कि कभी भी अधिकारी के आगे और घोड़े के पीछे नहीं जाना चाहिए। ये दोनों चीजों से खतरा हो सकता है। ये बात बाद में लोगों से सुनी, और मुझे लगा कि ये बात एकदम सच है कि जब कभी बात किसी अधिकारी के आगे जाते हो, तो वो भी कई बार बिना चाहे में डांटता है और काम बता देता है, या तो वो काम बताएगा या डांटेगा। ऐसे भी किसी घोड़े के पीछे जाओगे तो चोट ही खाओगे, और वो चोट कितनी खतरनाक होगी कहा नहीं। अच्छा, मैं इसमें ये सोच रही हूँ, मैं जिस पॉजिटिव एस्पेक्ट को आपकी बात में देख रही हूँ, बचपन से ही आप में वो मटेरियल था जो आज आप हैं। उतने लोगों में पहले आपको पता चला क्या इस चीज से ये होता है, और वो घोड़ा आपके सामने आ गया, तो आपने जैसे कि होता है कि आप फला जगह कोई फल या फूल मिलता है, वहां जाकर के निकाल लाओ, आपने ये जाने वगैरह कि कितना हानिकारक हो सकता है, उन बच्चों को पता भी नहीं होता। तो और ये भी नहीं था कि हाँ कैंची से काट ले, कुछ कर ले, अब नहीं, उस समय हम लोग चूंकि खेल रहे थे, कोई ऐसा साधन था भी नहीं, लेकिन एक दिमाग में चीज थी कि घोड़े के बाल से ब्रश बनता है। उसके अंदर आर्टिस्ट था उसे, और देखिए आज आप जो राज्य ललित कला अकादमी में कितने बड़े बड़े आप ड्रामे करवाते हैं, कितना मतलब जबरदस्त ऑडियंस होता है, तो वो कला का जो प्रेम है आज भी आप में है। और उसके पीछे था ब्रश, अगर ब्रश मिल गया होता तो शायद आप घोड़े की ये चोट आ गई। वो तो पता नहीं क्या होगा भगवान जाने, लेकिन वो मुझे सरकारी ध्यान में आती है। ऐसे ही एक बार मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, घर में लेटा हुआ था, एक बिल्ली निकली, तो मैंने उसकी एक पैर पीछे का पकड़ लिया, तो वो पीछे घूम घूम कर मुझे काट रही थी। और हम लोगों के पिताजी माताजी दोनों लोग बैठे थे बगल में, तो उनको लगा जैसे बिल्ली जानबूझ के मुंह नोच रही, तो उसको मार रहे थे, लेकिन वो भाग नहीं रही थी। चुप भागो कैसे, मैंने पैर पकड़ रखा था, तो उन्होंने 2-3 बार मारा। तो जब तक वो खूब चिल्लाने लगी तो फिर मैंने छोड़ा, तो वो कह रहे थे कि ये बिल्ली ने तुम्हारा मुंह नोच लिया। मैंने कहा नहीं, मैंने इसका पैर पकड़ रखा। तो उन लोग
फिर गुस्सा लगे कि तुमने जानबूझ के उसको क्यों पकड़ा, वो भाग जाती। हाँ। तो पता नहीं क्यों मुझे कई बार ऐसा लगता था कि खतरनाक चीजों से खेलने का, कि चलो जैसे घोड़े वाली घटना, ऐसे बिल्ली वाली घटना, हाँ। ऐसे ही कई बार अनायास साहस का काम करने का हाँ। वो बच्चों का क्या है, कर जाते थे, चाह के भी नहीं पर कर जाते थे ऐसा। वो इससे ये सब दिखता है कि आप एक साहसी बच्चे थे। बस साहस कभी कभी ना दिमाग से इस्तेमाल करना चाहिए, पर बच्चे तो ऐसे नहीं कर पाते हैं, जो दिमाग में आता कर लेते हैं वो कर लेते हैं, बस ये है। तो बहुत ही वास्तव वो घटना सब लोग सुनेंगे गिरीश मिश्रा जी की, जो इतने बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, आज राजमंत्री के दर्जे पे हैं आप। तो बचपन में वो सभी जो है छोटी मोटी ऐसी शैतानियां करते हैं कि अनायास मुस्कुराहट लगती है। तो गिरीश जी कुछ आपने वैवाहिक जो है उस पर कुछ रोशनी डाली, अपने बच्चों के बारे में कुछ बताएं फिर हम। नहीं, हम जैसे शादी हुई तो बच्चे हुए, परिवार में एक बेटा है, 4 बेटियां हैं। हाँ। और उनकी पढ़ाई लिखाई हुई, बच्चे ठीक हैं, वैसा पारिवारिक जीवन में कोई ऐसा दिक्कत वाली समस्या नहीं है। बहुत अच्छे स्कॉलर हैं, आपकी बेटी बहुत अच्छे स्कॉलर पढ़ रही है, पीएचडी कर रही है, लड़की ने शादी हो गई है, बेटे की भी शादी हो गई। तो ऐसा कोई हमको पारिवारिक जीवन में कभी कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी दिक्कत ऐसा लगा नहीं। और बाकी छोटी छोटी घटनाएं, कभी आर्थिक दिक्कत, कभी ये तो सामान्य चीजें हैं, जीवन में आती रहती हैं। और सच्चाई यही है कि अगर आप पारिवारिक जीवन में मजबूती से खड़े होते हैं तब आप व्यक्तिगत जीवन को अच्छे से जी पाते हैं। मेरी अपनी मान्यता है कि जब कुछ आप काम करते हैं किसी भी चीज क्षेत्र में, तो आपका मन और दिल और दिमाग दोनों एक होना चाहिए, और उस पर कोई दूसरी चीजों की प्रभाव नहीं होना चाहिए। कई बार घर की परेशानियों के कारण, घर की उलझनों के कारण, घर में समस्याओं के कारण या घर की दिक्कतों के कारण आदमी का खुद का व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होने लगता है। तो अगर आपके पारिवारिक लोग सहयोग नहीं है तो उसका परिणाम कहीं न कहीं काम पे पड़ता है। तो हमको ये लगता है कि जीवन में और परिवार के साथ, लेकिन उसके लिए अपने को भी थोड़ा समझने की जरूरत है। मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता ऐसी है कि समय सबके लिए बराबर है। मींस आप 24 घंटे आज के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं जिनके रिश्तेदार आपको अपने जीवन में, क्योंकि पारिवारिक रिश्ते भी बड़े महत्व के होते हैं, और जीवन में अगर रहना है तो परिवार में रहना है तो पारिवारिक रिश्तों को निभाना पड़ता है। अगर आप नहीं भी परिवार में रहते हैं तब भी आपको पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत रहना पड़ता है। तो मेरा अपना आकलन है कि आपके जीवन में आपके समय का उपयोग अगर आपने सही किया, जैसे मुझे लगता है कि जैसे पत्नी है, पिता है, माँ है, भाई है, बहन है, सबके रिश्ते हैं और सबको समय देना होता है। जी, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब थोड़ा बड़ा हुआ, मैं सामाजिक काम में आया, संगठन से जुड़ा, तो मुझे बहुत सारे जगहों पे जाना पड़ता था शादी जगहों में। मुझे रिश्तेदारों में भी जाना पड़ता था, मुझे अपने घर के भी, गाँव के भी लोगों के यहाँ जाना पड़ता था, संगठन के भी तमाम लोग थे जिनके यहाँ जाना पड़ता था। तो मैंने एक सिद्धांत बनाया कि मैं किसी भी शादी में, किसी भी पारिवारिक कार्यक्रम में केवल एक फंक्शन में ही जाऊँगा। जैसे उदाहरण के लिए किसी के घर में शादी है तो सामान्यतः रिश्तेदार में होता है कि तिलक भी है, शादी भी है। तो लोग कहते हैं कि मेरे यहाँ इस तारीख को तिलक है और इस तारीख को शादी है। तो मैं उससे साफ कहता हूँ मैं किसी कार्यक्रम में एक ही फंक्शन में आऊंगा। आप मुझे बता दीजिए कि मैं किस में आऊंगा। आपको लगता है कि तिलक ज्यादा महत्वपूर्ण, मैं तिलक में जाऊंगा। आपको लगता है शादी में आना चाहिए तो शादी में आऊंगा। लेकिन मैंने ये नियम बना रखा है कि किसी भी रिश्तेदार के यहाँ, किसी भी पारिवारिक फंक्शन में केवल एक फंक्शन में जाऊंगा, एक बार एक फंक्शन में जाऊंगा। उनके यहाँ और भी 10 प्रोग्राम होते हैं, शादी के बाद भी कई ऐसे कार्यक्रम होते हैं, शादी के पहले होते हैं, कई बार बहुत भराई होती है, कई बार अन्य कार्यक्रम होते हैं। लेकिन मैंने एक सिद्धांत बना रखा कि किसी भी संगठन, किसी भी पारिवारिक, किसी भी उसमें अगर मैं जाऊंगा तो एक ही फंक्शन में जाऊंगा। उसका मुझे बहुत लाभ ये होगा कि मुझे मेरी कई बार रिश्तेदारी में बड़े रिश्तेदार जो बहुत लगाव रखते हैं, उनकी इच्छा है कि आप उनके घर में कई दिन पहले से आ जाए, कई एक आध दिन और कार्यक्रमों में रहे। लेकिन जब वो मुझे मेरे सिद्धांत को उनको पता है कि मैं केवल एक कार्यक्रम में जाता हूँ, तो उससे पहले से कह देते हैं कि नहीं आप मेरे यहाँ तिलक में रहिए, कोई कहेगा मेरे यहाँ ठीक है शादी में रहिए। उनके मन में कोई किसी प्रकार का ये नहीं आता है कि नहीं आप दोनों में रहिए। आग्रह जरूर करते हैं, लेकिन जब वो जान जाते हैं कि नहीं आते एक ही थे, तब ये प्रचारित हो गया है कि मैं किसी एक ही फंक्शन में जाऊंगा, तो सब लोगों के मन में कोई भाव नहीं रहता। तो आप अपना सिद्धांत ऐसा बनाइए
अपने मन का समय का सदुपयोग ऐसा करिए कि आपको कई दिक्कत ना। कई बार ये होता है कि हम अधिक देखिए किसी से संबंध बना लेना ये बहुत आसान होता है, लेकिन उनको निभाना बहुत होता है। मेरे को एक उदाहरण ध्यान में है, मेरे प्रशासनिक अधिकारी हैं आरपी उपाध्याय जी, खंड विकास अधिकारी थे, बड़े उनके निकट मेरे संबंध हो गए। धीरे धीरे जो उनके यहाँ उनकी बहन की शादी हुई, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैं उनके यहाँ गया। फिर वो मेरे यहाँ शादी, मेरे भाइयों की शादी हुई, मेरे बच्चों की शादी, सब में आए। आज भी मेरे उनके संबंध हैं। जो मैं थोड़े दिन के लिए वीडियो ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी का सदस्य था, वो वीडियो थे तो मेरे केवल उसके कारण संबंध बने। लेकिन आज 20 साल बीत गए हैं, हम आज भी उनके संबंध में हैं और उनके यहाँ मेरे यहाँ आते हैं शादी में, मैं उनके यहाँ जाता हूँ। कारण क्या है कि संबंध एक तो बनाना नहीं चाहिए, अगर बन जाए तो निभाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो संबंधों का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि जब आप किसी स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं तो आपका स्वार्थ से दोनों का संबंध टूट जाता है, स्वार्थ महसूस भी हो जाता है, महसूस हो जाता है। इतने भी हम चतुर और सयाने हो। आज हर कोई समझदार को जानना है कि आपने अपने को इसलिए मेरे साथ जोड़ा है, आपको मुझसे ये फायदा है या मेरे को आपसे फायदा है। मेरी मान्यता ऐसी है कि संबंधों में फायदे का और घाटे का नुकसान, व्यापार नहीं आना चाहिए। संबंध संबंध है, व्यापार व्यापार है। जहाँ व्यापार है वहाँ संबंध से मतलब नहीं। हम किसी व्यापारी के अच्छे संबंध हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे दुकान से सामान है, ठीक है उसके यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें उससे अच्छा नहीं मिलता तो वहाँ भी ले सकते हैं। क्योंकि व्यापार अपने आप में व्यापार है, संबंध अपने आप में संबंध है। संबंध अगर है तो निभाने का पूरा प्रयास करना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। उसके कारण आपका अपना मन भी संतुष्ट करेगा और सामने वाला भी आपसे संतुष्ट करेगा। आपने समय का इस तरह से सदुपयोग किया, क्योंकि कहते हैं ना टाइम इज मनी, बट ये भी रॉन्ग है। बिकॉज टाइम मनी आप कई बार फिर से और ज्यादा कमा सकते हैं, बट समय में 24 घंटे जो है उसके बाद 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा बढ़ा नहीं सकते आप। तो वो जैसे लैंड है और समय, ये दोनों क्या है, या आप कुछ बढ़ा नहीं सकते, या आज का दिन जितनी है उतनी रहेगी, उतनी रहनी है। उतने में भी आपको अपने समय के अनुसार आपको उसमें से जितनी आपकी आवश्यकता उतना प्रयोग करिए, जितनी नहीं उसकी जरूरत मत करिए, उसके विषय में सोचिए, जो है वो सोचिए। और जितने संबंध हैं उनको निभाइए, और वो चाहे माँ का संबंध हो, बाप का हो, भाई का हो, बहन का हो, जो आपके कर्तव्य है। भाई के प्रति कर्तव्य है, भाई के प्रति कर्तव्य निभाइए, बहन के प्रति कर्तव्य निभाइए, और पत्नी के कर्तव्य निभाइए। आप अगर इन पे अपने अडिग रहेंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं है, ईमान आपका ठीक रहेगा। क्योंकि जहाँ आपने किसी को समय नहीं दिया, मान लो उदाहरण के लिए आपकी बहन के परिवार में कोई शादी है और आप नहीं गए, तो उसकी अपेक्षा होती है कि भाई के नाते आपको जाना चाहिए। आप नहीं गए तो उसका मन दुखी होगा, इसलिए आपको वहाँ भी समय निकाल के जाना चाहिए। अब कितना जाते हैं, अब उसके यहाँ जाके एक हफ्ता रहते हैं कि 1 दिन रहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। आप किसी के शादी में जाते हैं 3 दिन में रह सकते हैं, 1 दिन में रह सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है, आपके रिश्तेदारों पर निर्भर करता है, पर उनकी उपस्थिति होना ये आवश्यक है। ये आपने जो प्रचार बता दिया कि आपका जो आपका सिद्धांत है, जो एजेंडा आपने खड़ा कर दिया कि मैं, चूंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जैसे हम लोग अपने घर के रिश्तों में ही घबराते हैं जाने में, क्योंकि हमें सब में जाना रहता है। तो और आपने क्या इतना बड़ा परिवार है, संघ का ही इतना बड़ा परिवार है, पूरे देश भर में आपसे लोग जुड़े हैं, तो इस तरह से आपने अपने रिश्ते भी निभा लिए और समय को भी, समय का सदुपयोग भी कर लिया। हमने संगठन के लोगों के साथ भी रिश्ते निभाए, हमने पारिवारिक रिश्ते भी निभाए, रिश्तेदारों में रिश्ते निभाए, इसलिए हमको कभी इस तरीके की दिक्कत नहीं हुई। फिर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी पड़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक ही दिन में 2 शादियां हैं, 3 शादियां हैं, 4 शादियां हैं, आपको तीनों जगह से निमंत्रण है, तीनों जगह अपेक्षा है कि आप आइए, तो आपको पहली प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि पहले हम किसको दें, संगठन को दें, परिवार को दें, रिश्तेदारी को दें, गांव को दें, वहां आपको तय करना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे उदाहरण के लिए मान लो 2 शादियां हैं, दोनों में लगता नहीं जाना चाहिए, तो ये हो सकता है कि एक जगह हम शाम को जाए, दूसरी जगह से भी चले जाए। एक दिन में 2 शादियां भी जा सकती है, अगर मान लो लोकल के चले जाए। तो ये आपको निर्णय करना है कि हमको कैसे इस रिश्तों को निभाना है। जितना आप अधिक रिश्ते को निभाएंगे, जितना लोगों के प्रति ईमानदार रहेंगे, आपकी साख उतनी अच्छी बनती चली जाएगी, लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आपके प्रति लोगों का प्रेम बढ़ता चला जाएगा। और समाज में ये नहीं है कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे आपके संबंध हैं, आप भी 10 जगह पर जाती होंगी, जब आप कहीं चर्चा करती होंगी तो जब अच्छे लोगों की चर्चा करेंगे, अच्छे या बुरे की, तो आप उन सबकी चर्चा करेंगे जो आपके टच में रहेंगे या जिनको आप जानती हैं। आप अच्छे के विषय में जानेंगे तो अच्छे विषय में चर्चा करेंगे, बुरे विषय में जानेंगे तो बुरे विषय में। इसलिए ये मानना नहीं चाहिए
कि आपके अच्छे व्यवहार का आपके कारण प्रभाव पड़ता है। आपसे जुड़े हुए 10 लोग आपके विषय में 10 जगह जब चर्चा करते हैं तो आपकी विषय में जो अच्छी बातें हैं वो समाज में अपने आप जाती है, उसका प्रभाव भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता है, आपके विषय में लोगों को जानकारी जब होती है और आप खुद सुनते हैं अपने विषय में कि यार फलाने ने ऐसा कहा, वो बड़ा अच्छे आदमी है, वो बहुत अच्छे हैं, तो आपको भी आश्चर्य होता है। तो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार मुझे याद है कि मैं लखनऊ के संघ कार्यालय में रहता था। एक कार्यालय में कार्यकर्ता आया हुआ था, सरकारी कार्यकर्ता था, उसके पैर में फ्रैक्चर था। उनको एक डॉक्टर के यहाँ दिखाने जाना था, मेडिकल कॉलेज लखनऊ, यही मेडिकल कॉलेज। मेरे एक परिचित मिलने वाले आए थे, 4 पहिए गाड़ी लेके मुझे मिलने। मैं बैठा था, मिले वो जाने लगे। उस कार्यकर्ता के मन में ऐसा था कि उसने अपनी कोई गाड़ी ली थी, उसको लगा कि अगर ये इनकी गाड़ी 4 पहिए हमको वहाँ तक छोड़ दे तो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उस समय साधन उनके पास उस समय कोई साधन नहीं था, कोई किराए के साधन पे जाने का मन बना रहे थे। तो मुझसे वो बड़े संकोच करते हुए कहा कि वैसा ये आपके रिश्तेदार लोग आए हैं या परिचित आए हैं, अगर ये लौटते समय मुझे मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए निकल जाए तो थोड़ा सा मेरे लिए मुझे डॉक्टर को दिखाना है, अच्छा होगा। मुझे लगा कि इनकी जरूरत है, मुझे तुरंत हेल्प करनी चाहिए। मैंने वो जो हमारे परिचित मित्र थे उन्हें कहा तुम लोग वापस जा रहे हो तो क्यों ना थोड़ा सा इनको मेडिकल कॉलेज छोड़ते हुए चले जाओ। तो क्या उनके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि जो मिलने आता है उतना सम्मान तो करता है कि हमने कहीं लिया तो चला गया। वो कार्यकर्ता को बिठा के उनके और 1-2 लोग साथ में थे, वो गए और वो मेडिकल कॉलेज में उनको छोड़ कर लोग ना चले गए। ये मुझे घटना ध्यान से उतर गई, मैं कभी उसके बाद कैसे ले लिया कि एक सामान्य बात थी, किसी ने हमसे कहा, मैंने उसको छोड़। लेकिन मुझे याद है कि 10-15 साल बाद में बहराइच गया एक दिन, तो मैं वहाँ संकाल में ऐसे बैठा था, तो एक सज्जन आया, नमस्कार किया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो कहा आपने मुझे पहचाना नहीं, करता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, चेहरा देखा हुआ लगता है क्यों बैठे। अरे वैसा हमने नहीं पहचाना, आपने मुझे मेडिकल कॉलेज छोड़वाया था। मैंने कहा मेडिकल कॉलेज छोड़वाया? बोले एक बार मेरा पैर टूट गया था, मैं कार में बैठा था, तो आपने अपने आपकी कोई परिचित आए थे, आपने गाड़ी छोड़ा था। मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा, चूंकि मेरे ध्यान से कुछ चीज उतर गई थी, सच्चाई है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर उन्होंने पूरी बात याद दिलाई और उनके मन में इतना श्रद्धा थी कि मुझे वो जबरदस्ती करेंगे मेरे घर चलिए चाय पे। मैंने बहुत कहा मुझे बैठक में जाना है, मुझे व्यस्तता है, मेरे पास कम समय है, लेकिन वो नहीं, पीछे पड़े और शाम को अपने घर ले गए और पूरे घर के सामने मेरा परिचय कराया कि देखिए ये ऐसे सज्जन है कि ये मैं इनको जानता नहीं था, ये मुझे नहीं जानते थे। अचानक कार्यालय में इनसे को मिलने आया था, कोई उनका परिचित था, इन्होंने मुझे गाड़ी से वहाँ तक छोड़ा। तो छोटी सी घटना का भी समाज के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। देखिए आप अच्छा करते हो या बुरा, वो ब्याज देखिए वो छोटी सी बात उसके दिमाग में दिन तक रही अकाउंट में, और वो बढ़ती रही वो ब्याज, उसने जितना प्रेम आपको वहाँ पे दे सकता था उसने दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि देखिए आदमी को कितनी छोटी छोटी बातों का समाज पे कितना बड़ा प्रभाव, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात थी उस समय जो आपने उसके संग किया था। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि रास्ते चलते भी अगर कोई अच्छी बात लगे, जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, मान लो नल खुला पानी बह रहा है, तो ये मेरा दायित्व है, सामाजिक दायित्व भी है कि हम उस नल को बंद करें। केवल देख के चले जाए उचित नहीं है। रास्ते पे पत्थर पड़ा रहता है, हम केवल देख के चले जाते हैं, ये उचित नहीं। अगर उस पत्थर को हम किनारे लगा दें तो उससे आने वाला कोई ठोकर ना। मुझे लगता है इस पॉजिटिव वातावरण के साथ अगर आप समाज में काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज में आपके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे सम्मान दीजिए या मैं बड़ा हूँ या कमाया जाता है, ऑटोमेटिक स्वाभाविक रूप से आपके प्रति लोगों में विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धा बढ़ेगी। तो हमको लगता है कि समाज में अपना काम करना चाहिए और पॉजिटिव वे में करना चाहिए, लोगों को कैसे अच्छी चीजों के प्रति प्रेरित कर सके अपने काम के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, उससे ही समाज में पॉजिटिव वातावरण बनता है और लोग समाज में अच्छे खड़े। कभी कभी हम सभी की जिंदगी में कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हमें बांधती हैं, रोकती हैं। तो हमारे बड़े हमसे कहते हैं, हमेशा गए बड़े राइटर, लेखक, चिंतक, विचारक कि आप अच्छे दिनों की तैयारी के लिए मत बैठे रहो। आज से आप अगर आप घिसट सकते हो तो घिसटो, धीमे धीमे चल सकते हो, क्रीम कर सकते हो, क्रीम करो। जब दौड़ने का समय आएगा तब तुम शायद तैयार हो। नहीं, हमने पढ़ी है शिव खेड़ा की किताब है जी, शिव खेड़ा के बड़े लेखक जीत आपकी, वो मैंने पूरी पढ़ी है। उन्होंने ये लिखा है इसमें कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि कोई भी सफल व्यक्ति काम वही सब करते हैं। जैसे
दुकान पे समोसे बना रहे हैं और ये सारे समोसे बना रहे हैं। लेकिन कुछ लोग समोसे इतने मशहूर हो जाते हैं कि खरीदने के लिए लोग 1-2 किलोमीटर दौड़ के आते हैं, हम यहाँ लगा के खरीदते हैं। कारण क्या है, वो बनाने के तरीके पर निर्भर करता है। तो काम का तरीका आपका अगर अच्छा है तो काम वही बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको तरीका बदलना पड़ेगा। जीतने वाले उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, बस जीतने वाले उस काम को अलग तरीके से। हाँ, ये किताब मैंने बहुत कम उम्र में पढ़ी, मैंने भी एक्चुअली 20 साल पहले पढ़ी थी। बड़ा उनका नाम हुआ करता इस समय वो एक सफल व्यापारी भी थे और सफल लेखक। हाँ, क्योंकि जब कोई खाली लेखक होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारे फिर आप बोल रहे हो कुछ करके नहीं दिखा पा रहे हो तो उसका भाव अधिक पड़ता है। जो जिसने करके दिखाया है, जो शिवगढ़ में बहुत अच्छे व्यापारी भी थे, बहुत अच्छे उद्योगपति थे और अच्छी किताब लिखी उन्होंने अपने अनुभव से। ऐसे मैंने एक MDF बचाने वाले हैं महाशय, उनकी भी मैंने जीवन पढ़ी, इतनी मोटी जीवन परिचय। उन्होंने ये लिखा है कि मैंने दिल्ली में आके तांगा चलाया 50 पैसे सवारी पे, और जब वो पाकिस्तान से भागे हैं तो उनकी स्थिति बड़ी खराब थी। हाँ, उनका छोटा बिजनेस था, यहाँ से कारोबार में लकड़ी की दुकान से उन्होंने मसाला बेचना शुरू किया। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी कि मैंने तमाम लोगों को काम दिया, लेकिन आज उनकी विश्व के 150 देशों में मसाले जाते हैं, और आज भारत का क्या विश्व का बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है। तो उन्होंने यही कहा कि हमने अपने माल के साथ समझौता नहीं किया, क्वालिटी से समझौता नहीं किया। उन्होंने उसको कई उदाहरण दिए कि कई बार हमारे रिश्तेदार लोगों ने काम दिया कि चक्की लगाओ, पैसा दिया इसको, लेकिन उन्होंने मिलावट कर दी, कुछ कर दिया। तो जब तक मैं संतुष्ट नहीं होता था, मैं कभी दूसरे की, और कई बार हमारा काम गिरने लगा इस कारण मैंने किसी को साझा किया। तो क्वालिटी से समझौता नहीं किया, एक चीज। दूसरी चीज उनका ये कहना था कि हमने कभी एक बार विज्ञापन के विषय में, कि उनका कहना था कि जब मैंने विज्ञापन शुरू किया तो लोग मुझसे कहने लगे कि मुझे भी, उनको लग रहा था जैसे मैं विज्ञापन देने वाला व्यक्ति हूँ। उनका ये कहना था कि एक बार एक विज्ञापन करने वाला व्यक्ति नहीं आया, तो मेरे को लगा कि यार मैं खुद क्यों ना करूँ। आज व्यक्ति आया नहीं, जैसे आपने कहा कि जब मैंने नहीं आया तो मैंने कहा मैं खुद करूँगा, और मैंने करना शुरू किया। धीरे धीरे मेरी इतनी ख्याति हो गई कि मैं अपने ब्रांड का सबसे बड़ा विज्ञापनदाता हो गया। बाद में मुझे अप्रोच करने लगे कि मेरी कंपनी विज्ञापन देती है। तो करते करते आदमी को, देखिए दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता है कि जिसको कर ना सके आदमी, लेकिन करते करते आता है। एक देहात की कहावत है कि जब नारियल की रस्सी कुएं में रगड़ी जाती है तो वो पक्की फंस के घिस के गड्ढा बन जाता है। करत करत अभ्यास के जन्मत होत सुजान वैसे आवत जाते सिर पर इंसान। और वो जो आप कह रहे थे शिव मेरा बिजनेसमैन भी थे और बुक राइटर भी थे, तो उसका ज्यादा इम्पैक्ट था सोसाइटी पर, बिकॉज कहते हैं परोपदेश कुशल बहुत दे रहे ये बोलने के बहुत, और एक काम दिन में नहीं करेंगे, और करने वाला बंदा जो 100 कर लेता है 101 काम भी कर लेता है। सामान्यतः जो मेरा अपना अनुभव है कि जो बोलते ज्यादा है वो करते कम, जो करते ज्यादा है वो बोलते कम। एक बार मुझे याद है, एक राज्यपाल थे शास्त्री जी, विष्णुकांत शास्त्री, वो एक भाषण दे रहे थे, तो वो यही बात कह रहे थे कि दुर्भाग्य है इस देश में कि ऐसे लोग चाय की टेबल पे बैठ के पूरे देश की राजनीति करते हैं, और गांव में जाके 10 लोगों से मिलकर अपनी बात नहीं करते। और जो गांव में मेहनत करते हैं, काम करते हैं किसी भी काम में, वो बेचारे आगे मंच को भाषण नहीं दे पाते। तो दुर्भाग्य है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो उनकी मन में रह जाती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो करने वाले होते हैं उनके पास इतना समय भी नहीं होता है, इतना उनके पास वो भी नहीं होता है कि लोग उसको, वो इसलिए भी नहीं काम करते हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, लोग उनको प्रोत्साहित करें। वो तो अपने सुख के लिए करते हैं, चाहे वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने किसी उद्देश्य के लिए करते हैं, उनके अंदर शौक है तो उसके लिए करते हैं। अच्छा, आज का परिवेश बदल गया। आप देखिए जितने बिजनेसमैन हैं, जितने एंटरप्रेन्योर हैं, वो सारे बोलते हैं, और वो देखिए यूट्यूब के माध्यम से, किसी माध्यम से वो एक तरह से खेल तैयार कर रहे हैं। 1000 एक ही व्यक्ति है जो उसको लेगा। हम आप या कुछ जैसे आज के समय बताते हैं, वो अच्छा बिजनेस करने के बाद वो कहते हैं सोसाइटी के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, भले वो यूट्यूब से उतना नहीं कमाते हैं, लेकिन वो रेगुलर भाई उनके लिए अगर 1 घंटा होते हैं अपनी लाइफ का तो बहुत होता है। नहीं, आज के समय में चीजें बदल रही हैं। पहले क्या था
एक समय में जनबल था, एक समय में जनबल, जिसके पास लोग ज्यादा होते थे वो ताकत जिसके लाठी जिसकी भैंस। उसके बाद धनबल हुआ, जिसके पास धन होता था वो ताकतवर होता था। आज तीसरी चीज आ गई है, क्या? सूचना। जिसके पास जानकारी है वो ताकतवर है। आज देखिए कोई बिजनेसमैन जो आज पैसे वाले लोग हैं, गिनती करिए वो कौन हो गए। आज गूगल पैसे वाला है, आज जितने ये सूचना तंत्र के लोग हैं ये सब नहीं पैसे वाले लोग हैं, जो उनके पास सूचना डाटा है, डाटा के लोग पैसे वाले हैं। जैसे एक अब डाटा की ताकत है, आप पास इतने डाटा है। पहले जन ताकत थी, फिर धन ताकत थी, अब धन भी उनके पास नहीं, उनके पास डाटा है, डाटा एनालिसिस, हर चीज की सूचना। कोई आदमी जितना पैसा सूचनाओं के माध्यम से कमा सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कमा सकता है, अब उतना पैसा बिजनेस करके नहीं कमा पाता है। आप प्रसिद्धि भी पाते हो, आप वही मैंने कहा, और लोगों की खेल भी तैयार करते हो, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ मनोरंजन कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनका दिमाग मनोरंजन बहुत मनोरंजन भी देखिए, मनोरंजन भी आवश्यक है, बट लोगों ने क्या किया 24 घंटे कर रहे हैं। जैसे विकास जो है वो व्यक्ति के जीवन का ऐसा होता है, जैसे शरीर है, अगर इसका समग्र विकास हो, उदाहरण के लिए मान लो हमारा केवल हाथ बढ़ जाए ऊपर, तो ये विकास नहीं है, ये बीमारी है। तो विकास का अर्थ होता है कि सब चीज विकसित हो। सुनिए, तो ऐसे ही आज के समय में जैसे हम क्या करते हैं, कई बार एक अंग को हम इतना बड़ा कर लेते हैं कि बाकी अंग हमारे छोटे हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। हम जब बढ़े तो सब तरफ बढ़े, हमारा विकास सब तरफ हो, प्लस जो चीजें जितनी जरूरी है वहां से शुरू करें। जैसे मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगी कि जैसे ईश्वर ने जब बनाया है, जानवरों को समानांतर बनाया है, मुंह से लेकर के उनके जो प्रजनन है इक्वल बनाया है, बट मनुष्य को कैसे बनाया है? हमारा ब्रेन सबसे पहले सेटिस्फाइड होना चाहिए, और उसके बाद उसके हिसाब से मेरे हमारे ऑर्गन्स बनाए हैं कि हम किस ऑर्गन पे कितना फोकस करें। लेकिन उसके बाद अगर हाथ ऊपर ले जाते हैं तो हमारे दिमाग से बढ़ जाते हैं, यानी हम परिश्रम इतना कर दें कि हम दुनिया में परिश्रम के माध्यम से बहुत ऊंचे हो जाए। तो आजकल नहीं, मेरा अपना ये मान्यता है कि परिश्रम में दो चीजें हैं। आज का जो परिश्रम है वो बुद्धि से जो करते हैं, लेबर वाला है क्या, जो आज समाज की मान्यता है कि मेहनत से खा सकता है, पर पैसा बुद्धि से कमा सकता है। जैसे इसमें मैंने अभी कहा कि जनबल था, धनबल था, अब क्या है, डाटा बल है। ऐसे जो बुद्धि का बल है, आज के समय में देखिए एक घर बना है, मान लो मकान बना है, मकान में परिश्रम लेबर ने भी किया है, परिश्रम इसमें जिसने सप्लाई की है, लेकिन पैसा किसने कमाया है? पैसा कमाया है जिसने बैठ के इसका ड्राइंग किया है, और नाम भी उसका है कि इसका डिजाइन किया है। तो समस्या ये है कि आज के समय में बुद्धि का ज्यादा प्रयोग है। आप जितना अधिक दिमाग लगाएंगे उतना अधिक पैसा कमाएंगे। इसी पर एक कहानी है ऐसे करके कि एक बार एक बहुत बड़े कारखाने में कपूर से गड़बड़ हो गया, तो पहले उनके छोटे मोटे लेबरों ने, मजदूरों ने देखा वो चली नहीं रही थी, 10 दिन से रुका था काम, फैक्ट्री में माल निकल रहा था, तो छोटे मोटे वाले इंजीनियर्स आए, कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर एक जाने माने उसमें के इंजीनियर थे, उनको बुलाया गया, उन्होंने ऐसे विजिट किया, 5 मिनट 10 मिनट देखा, उसके बाद एक हथौड़ा मांगा और मार दिया चट से, और मशीन चलने लगी। तो उन्होंने 2 लाख रुपए इसके चार्ज किए, तो कहा कि ये 2 लाख रुपए सिर्फ एक हथौड़ा मारने के? तो कहते हथौड़ा मार, कहीं तो कोई भी मार सकता है लड़ी, कहीं मैंने हथौड़ा मारने का 2 लाख चार्ज नहीं किया, मैंने इस चार्ज इसलिए, ये कहाँ मारना है इसके लिए 2 लाख रुपए चार्ज किया, उसके अनुभव हथौड़ा कहाँ मारना है ये चार्ज दिमाग। तो देखिए क्या है, एक बार मुझे एक घटना, जैसे आपने कहा ऐसे याद आ रही। एक बार एक जो मंजन करते हैं, इसके एक कंपनी वाले ने अपनी खबर बढ़ाने के लिए लोगों को बुलाया कि कोई ऐसा रास्ता बताओ कि हम अपनी चीज का खबर अधिक करें, हमारी बिक्री बढ़ेगी। तो तमाम लोगों से कहा आप बताइए, तो हम लोगों ने नए नए सुझाव दिए, ये प्रचार करिए, विज्ञापन दीजिए, ऐसे ऐसे बताते रहे। उसने कहा ठीक है। तब तक एक आदमी आया, तो मैं आपकी बिक्री बढ़ा सकता हूँ, आप खबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन हम एग्रीमेंट तब करेंगे जब आप लिख के दोगे कि हमको इतना पैसा दोगे। उन्होंने कहा मुझे आपसे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मैं आपकी खबर ड्यूरी कर दूँगा। तो उसको लगा कि अगर इतनी करोड़ों रुपए हमारी बिक्री होगी तो ड्यूरी हो जाएगी, तो कई करोड़ हो जाएगी, 1 करोड़ देने को नहीं कर। उसने कहा ठीक है हम दे देते हैं, आप बताइए।
तकनीक बताइए। उसने कहा जो इसका छेद है इसका मुंह बड़ा कर दीजिए, ट्यूब जो नहीं होता इससे मंजन करता है मंजन का, उसका मुंह बड़ा कर दिया। उसने ऐसे बिल्कुल बड़ा कर दिया, तो सही बड़ा कर दिया, अब घर में आने लगा। अब आप उसको जब दबाते हैं तो जब छोटा रहेगा तो थोड़ा निकलेगा, तो थोड़ा लोग प्रयोग करते हैं, जब बड़ा हो गया तो ज्यादा निकलने लगा, जब ज्यादा प्रयोग करने लगे तो बिक्री बढ़ने लगी, तो डेढ़ा क्या दूनी बिक्री उसकी हो गई। अब उसको छेद बड़ा करने का उसका काम कोई बड़ा चाहिए, तो उसके जो दिमाग है वो पैसा उसका पैसा था, आइडियाज का पैसा। आज का समय ऐसा हो गया है कि आपको अगर आइडियाज है तो उसका पैसा हो जाए। वही मेरे कहने का तात्पर्य था कि दिमाग से आप अपने परिश्रम को, क्या आप एलन मस्क हैं या ये जो मार्क जुकरबर्ग ये परिश्रम, ये कहाँ पर तीर मारना है, किस दिशा में अपने हाथों का प्रयोग करना है, ये उनको पता है। और मजदूर क्या करता है, अपने शरीर की एक सीमा होती है, आप उसे कितना परिश्रम करोगे, कितने दिन कर लोगे, ये सीमा है। पर ब्रेन की कोई सीमा नहीं है। आप दुनिया भर के आदमियों को अपने काम के लिए लगा सकते हैं, क्योंकि 24 घंटे में आप कितना काम कर सकते हो, उसमें आप सोना है, नहाना है, धोना है। अगर आप 60 साल जीते हो तो 30 साल तो आपकी जिंदगी हो गई सोने में चली गई, 30 में 10 साल आप बचपन के रख लीजिए, 20 बचे, 20 में आप नहाना धोना, कपड़े पहनना, पार्टी करना, आप 5 साल, तो आप बस अगर फंक्शनल रूप से करने को तो 10-15 साल से ज्यादा कुछ होता नहीं है जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आता है। इसका एक सीधा सिद्धांत है, जो समय का निर्धारण किया गया है तो तीन भागों में आता है जी। 24 घंटे होते हैं जीवन में सबके लिए, 8 घंटे व्यक्तिगत जीवन के लिए, ये एक मानक है। 8 घंटे आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, 8 घंटे आपको परिवार के जीवन के लिए, और 8 घंटे आपको सामाजिक व्यवस्था के लिए। अब इसका एनालिसिस देखिए, सरकार का भी मानक यही है, किसी भी चीज का मानक यही है। 8 घंटे में आप 6 घंटे सोने का, जो शुद्ध मानक है सोने का वो 6 घंटे का जी। आदमी को सामान्यतः 6 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि 6 से जो ज्यादा सोता है वो भी बीमार होगा, जो 6 से कम सोएगा वो भी बीमार हो जाएगा। तो 6 घंटे सोना और 2 घंटे का दैनिक काम, जैसे नहाना धोना, मंजन करना, सेब बनाना, कपड़े धोना, मतलब 2 घंटे, 8 घंटे आपका जीवन हो गया। जितनी भी सामाजिक सरकारी ड्यूटियां हैं, नौकरी आते की सारी 8 घंटे की होती है। वो 8 घंटे मेहनत करके आप अपने परिवार पालने के लिए सैलरी लेते हैं। आप बिजनेस करते हैं, आप काम करते हैं, आप कोई नौकरी करते हैं, ज्यादातर 8 घंटे 9 घंटे ऐसे 8 घंटे का मानक है। अब कोई 12 घंटे दुकान खोलता है अलग विषय है, लेकिन वो 12 घंटे खुद नहीं बैठता, फिर उसके परिवार के चारों बैठते हैं। तो कुल मिला के 8 घंटे पारिवारिक जीवन के लिए, और जो 8 घंटे बचा वो सही में सामाजिक व्यवस्था के लिए है। ये तो ठीक मानक है। आज के समय में इसका पूरा पालन नहीं करते हैं, लेकिन मान लो उदाहरण के लिए हम कहते हैं 10 घंटे अपने लिए, 10 घंटे 20 घंटे, तो 4 घंटे सामाजिक काम के लिए। अगर इतना होता रहे तो समाज में कहीं कोई दिक्कत खड़ी ही नहीं, सामाजिक व्यवस्थाएं अच्छी चलेगी। पर यहाँ भी वही हम करते हैं, एक हिस्से को अपने बढ़ा कर देते हैं। यहाँ जब आप सामाजिक काम करते हैं या सामाजिक कामों में आपका रुचि रहती है, या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उसका फायदा समाज को मिलता है, तो फिर आपको दोनों चीजें होती है। उससे समाज में आपकी प्रसिद्धि बढ़ती है और आपके प्रति लोगों की धारणा भी बदलती है। आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपकी धारणा बदलेगी, आपका मनोबल भी बढ़ता है। उदाहरण के लिए जैसे आपने ये एक व्यवस्था बनाई है कि ठीक है हम इंटरव्यू लेके डालेंगे, इससे भी समाज को लाभ है। आपने 100 लोगों के इंटरव्यू लिए, 100 लोगों में ऐसे 50 लोग होंगे जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया होगा जिससे लोग सीख सकते हैं। तो ये सामाजिक काम ही है एक तरीके कि बहुत लोगों का इन सब बातों पे बहुत बार ध्यान ही नहीं जाता, वो ऐसे परिवेश से होते हैं। क्योंकि आपने अपने जीवन में इतने सारे लोगों से मिलके जो निचोड़ के कुछ बातें बताई, सबकी जिंदगी में सब कुछ लागू नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर लागू नहीं, कुछ ना लागू होता है, या उसमें से कुछ आदमी अपने जीवन में सीख सकता है, कर सकता है। उसको जब ये लगने लगता है कि भाई फलाना आदमी गाँव में पढ़ा रहा, उसके बाद इतने बड़े पदों पर जब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, तो उसका मनोबल बढ़ता है, काम करने की कार्य क्षमता बढ़ती है। और जब आदमी कहीं सफल होने लगता है, कोई भी व्यक्ति जब सफल होने लगता है तो उसका उत्साह बढ़ता है, तो उसकी कार्य क्षमता अपने आप बढ़ती है। जैसे आज उदाहरण के लिए लोग कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते, 20 घंटे काम करते, उसका मूल कारण यही है कि जो भी जीवन में सफल होने लगता है, कोई व्यापार में, कोई नौकरी में, कोई कायम में, जब वो बढ़ता है, जब वो अपने जीवन में सफलता अर्जित करता है तो उसके मन में उत्साह बनता है। उस उत्साह से काम करने का उसका कार्य क्षमता अपने आप बढ़ती है, वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि वो 20 घंटे 18 घंटे काम करने के बाद ही थकता नहीं, ना मानसिक रूप से थकता, ना शारीरिक रूप से। उसको दरअसल हम और आप काम कहते हैं। क्या है ना कि जब हम
किसी चीज से मोहब्बत करते हैं, हम थकते नहीं हैं। तो अगर हम अपने काम से ही मोहब्बत करने लगते हैं ना, तो फिर हमें इतना हर थकान बॉडी को फील ही नहीं होती, ना बॉडी ना दिमाग को। तो अगर हम क्लर्क होते हैं, हम सरकारी नौकरी कर रहे होते हैं, तो हम गए, चूंकि हमारा दिल उससे नहीं जुड़ा, शरीर और तो हम वहाँ पे बहुत जल्दी दिमागी रूप से थक जाते हैं। लेकिन जब हम उससे हमारी आत्मा पोषित होती है, हमारा दिमाग पोषित होता है, तो हमारे मन के अनुकूल होने लगता है। हमको लगता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मेरा काम है, मैं मन से करते हैं तो वो चीज होती है। और इसका सीधा सब जगह है। जैसे कोई चीज जो एक और कहावत है कि जो चीज दिल से की जाए वो दिल तक जाती है, दूसरों को दिल तक भी जाती है। और जैसे जब आप शुरू में अपने करियर में कर रहे होंगे, कोई नहीं जान रहा होगा, आप लेकिन प्रगति को दे रहे थे, क्योंकि हर चीज की कीमत होती है। आप जहाँ आज राज्य ललित कला अकादमी में आप राज्य मंत्री के प्रभार रहे आप 2 वर्ष, तो आप यहाँ तक जब पहुँचे और इतना देश दुनिया में आपकी पहचान है, यहाँ इतने सारे आप कार्यक्रम कराते हैं पूरे, मुझे नहीं लगता कि लखनऊ में से कोई व्यक्ति होंगे जो आपसे इन्फ्लुएंस ना, आपसे प्रभावित ना हो। तो आप जब शुरू में आप युवावस्था से कर रहे थे, तो आप अपने आज के इस महल की नींव बना रहे थे उस दौरान, जब आप किसी को दिखते नहीं और शांत होते हैं, बस अपना काम कर रहे होते हैं, उस समय आप गहरी नींव बना रहे होते हैं जिस पर आज का आपका भविष्य टिका होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आदमी पहले सोच के करना जो करते होंगे, मुझे नहीं पता वो बन पाते नहीं बन पाते, मुझे आदमी कर्म करता रहे, मेहनत करता रहे, आगे बढ़ने के लिए ईश्वर खुद रास्ते बनाता है। जब आदमी मेहनत करता है, काम करता है, तो उसका प्रतिफल मिलेगा। ये इसका चाहे कोई काम करो, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप नौकरी करो, जब मन से करने लगते हो तो उसका प्रतिफल मिलने लगता है, उससे आपका उत्साह बढ़ता है। उत्साह बढ़ता है तो और तेजी से काम करते हैं, कार्य क्षमता आपकी बढ़ती है। जब बढ़ती है तो समाज में पहचान बनती है, आपके 10 चिंतक भी खड़े होंगे, आपके प्रति लोगों की धारणा बढ़ेगी। और जो आपको देखने वाले लोग हैं, चाहे वो संगठन में हो, चाहे समाज के लोग हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप इस मोहल्ले में अभी कोई काम करिए, एक कुछ छोटा मोटा कार्यक्रम कराइए, तो जो 4 लोग होते हैं बोलते हैं यार इनको कुछ काम दो, ये बड़ा अच्छे से करते हैं। तो धीरे धीरे आपकी ऐसी पहचान बनेगी कि यहाँ कोई कमेटी बनी होगी तो नगर को अध्यक्ष बहुत बढ़िया कर रहे हैं, एक्टिव रहते हैं। तो समाज में ऐसे ही संगठनों में है, समाज में है, जब आप एक्टिव रहेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप काम करते रहेंगे, आप अच्छे काम करके देंगे, तो स्वाभाविक रूप से आपको लोग अपने आप आगे बढ़ाने लगेंगे, पदों पर बैठाने लगेंगे। आप हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ सरकारी पद नहीं हो, आप सामाजिक पदों पर बैठेंगे, कोई छोटा महिला कमेटी होती है, कोई वो होता है, आप जिम्मेदारी ले सकते हो। जैसे जिम्मेदारी आप लेते जाते हो वैसे लोग आपको काम करके आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाने लगते हैं। वो धीरे धीरे क्रम से आप आगे बढ़ते जाते हैं और वो कब कहाँ किस स्तर पर पहुंच जाएंगे कुछ पता नहीं होता है। उसी में से तमाम लोग विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, तमाम लोग अन्य विभागों में जाते हैं, तमाम ऐसे सामाजिक काम करते जाते हैं। बड़े जैसे योगी जी को क्या पता था कि वो इतने सारे रिकॉर्ड बनाएंगे, वो जब घर से अपने चले होंगे उन्हें क्या पता होगा। वो की तरह जिंदगी होती है, जितना दिख रहा है चलो, अगला में जितना दिखेगा फिर चलो, और कब मंजिल आप स्टेशन पे पहुंच जाओगे आपको पता नहीं, पर घर से स्टेशन नहीं दिखता आपको। देखिए हम तो ये कहते हैं कि आप काम करते आगे बढ़ते जाइए, अगर आपने मेहनत की है तो उसका कभी न कभी प्रतिफल मिलेगा। मुझे याद है एक बार एक आदमी मेरे पास आया और उसने हमसे कहा कि भाग्य कुछ नहीं होता है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा ऐसा कैसे यार, लोग तो सब यही कहते हैं कि जिसका भाग्य होगा उसको मिलेगा। उसने कहा भाग्य वो चीज है जैसे आप बैंक में अपना खाता खोलते हो और खाते में पैसा जमा करते हो, बैंक मैनेजर का काम केवल इतना है कि वो आपके खाते का हिसाब किताब करता है, ना उसमें 1 रुपया वो कभी आपके डालेगा, ना आपका 1 रुपया निकालेगा। तो जो ईश्वर है उसका इतना ही काम है कि आपका सारा हिसाब किताब क्लियर है, आपको जितना आपने किया आपका जमा है, आप जब जरूरत को निकालिए, जब जरूरत को जमा करिए, आपके किए हुए काम जमा होते रहते हैं, उन्हीं के अनुसार आपका आगे का जीवन मिलता रहता है। वही भाग्य कोई अलग से नहीं है, आपके किए हुए कर्मों को जो ईश्वर के पास जमा वो आपके भाग्य के रूप में आपके सामने आता है। क्योंकि आपको पता नहीं होता, जैसे कई बार क्या होता है जब दिन भर मजदूरी आदमी करता शाम को पैसा देता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुबह मजदूरी करते शाम को पैसा चाहिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महीने भर मजदूरी करते महीने भर तनख्वाह लेते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि व्यापार करते हैं साल भर बाद हिसाब करते हैं कि इस साल इतना घाटा हुआ इतना फायदा हुआ, कुछ लोग होते हैं कि जिंदगी भर काम करते हैं और लास्ट में जाके हिसाब करते हैं, कुछ लोग होते हैं कई जन्मों तक काम करते हैं उनका हिसाब पता ही नहीं लगता है, वो ईश्वर तय करता रहता है कि आपको ये लेना है ये लेना है। तो जो भाग्य है वो कर्म है
जो कई जन्मों से आगे पीछे करते रहे हैं, उसका हिसाब ईश्वर के पास है। उसको आज के रूप में हम, चूंकि हम उसके विषय में नहीं जानते हैं, इसलिए हम उसको भाग्य के रूप में स्वीकार करते हैं। जबकि भाग्य अलग से कुछ नहीं है, आपके किए हुए कर्मों का अच्छे या बुरे वो जमा हुआ प्रतिफल से हम किसी की कोख में जन्मते या हम उसी भाग्य के उसी कर्मों के फल से हम किसी पैसे वाले के यहाँ जन्मते हैं, गरीब के यहाँ जन्मते हैं। ये वही है जो आपने करके रखा। वो चैलेंजेस आपको झेलने ही पड़ेंगे। जैसे मोदी जी आज इतने पावरफुल हैं जो भी हैं, लेकिन वो जो शुरू के वर्ष हैं वो बदल नहीं सकते वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से आज भी वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो करना कोई आसान काम नहीं है। 73 साल की उम्र में आज जितनी सेलिब्रिटी दिखते हैं, इतना ज्यादा मेहनत करना, इतनी ज्यादा सफाई करना, इस गर्मी में आदमी दिन में दोपहर में 2 घंटे के लिए निकल जाए तो आदमी की हालत खराब होती है। हम देखते हैं ऐसे ऐसे नौजवान हैं, ये राजनीति में गए, किसी के कमर में दर्द है, किसी को ये हो गया, अभी 35 साल 40 साल की उम्र है, तो उसमें कुर्सी बैठ के भाषण करे सामने से, तो कमर में दर्द, डॉक्टर ने बेड रेस्ट बनवा दिया है। ऐसा नहीं है। 73 साल की उम्र में देखिए, आज तक उन्होंने कभी कोई छुट्टी नहीं ली, कभी कोई वो नहीं किया, अनवरत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने आज भी वो कर्म कर रहे हैं, कब किया होगा मैं नहीं जानता, लेकिन आज के भी कर्म उनके कम नहीं है, बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि आज भारत में क्या दुनिया के लोग इसलिए उनको आइकॉन मान रहे हैं या उनके प्रति लोगों का दृष्टिकोण है कि उनका जो कर्म है इतना प्रभावी है, इतना निश्चल मन से करते हैं, इसकी हम सब प्रशंसा करते हैं। आज ऐसे इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या उनकी ओर देख रही है। वो ठीक है, राजनीतिक प्रतिफल कुछ भी हो सकता है, इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन किए हुए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। आज नहीं तो कल वो अवश्य सामने आएंगे। तो गिरीश जी, ये राज्य ललित कला अकादमी में आप राज्य मंत्री प्रभार पर रहे, तो इसके बारे में कुछ बताया, कैसे आप इस पद पर आए, क्या क्या चैलेंजेस रहे? देखिए, मुझे संघ में जैसे मैंने बताया कि मैं अवध ब्रांच का भी काम देखता रहा, फिर मैं दिल्ली गया 5 साल तक। वहाँ भारत सरकार, उसमें सरकार भाजपा की थी, संस्कार भारती के साथ में काम कर रहा था, तो दिल्ली कार्यालय और वहाँ पे जो सरकारी काम होते थे संगठन के, उनके साथ समन्वय करना, वो करता रहा। फिर मैं वापस फिर आया उत्तर प्रदेश में, और लखनऊ केंद्र हुआ, और पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र लगभग 50-52 जिले उनकी जिम्मेदारी है, और उस पर मैं काम करता रहा। संस्कार भारती में क्षेत्र संगठन मंत्री के नाते दायित्व रहा, और संगठन में ही एक लोक कला विधा है जी। मैं चूंकि संगठन में जो गोमती नगर में है जी, नहीं गोमती नगर उसका संस्थान है जी। लेकिन क्या हुआ कि मैं जब संस्कार भारती से जुड़ा जी, तो संस्कार भारती एक तरीके से कलाओं के काम करने की संस्था थी। आर्ट्स क्षेत्र में जो रंगमंच है, नाटक है, संगीत है, चित्रकला है, लेखन है, कविता है, सब के कलाकारों के बीच काम कर रही थी। तो मुझे एक चीज बहुत अखरती थी धीरे धीरे कि जो ये लोक कलाकार है, ग्रामीण कलाकार है, इनकी कोई मान्यता नहीं है जी। तो मैंने संगठन में धीरे धीरे प्रयास किया कि इनको भी मान्यता मिलनी चाहिए। तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में एक अधिकारी थी, वो वर्मा जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ। वो लखनऊ सीतापुर की डीएम रही थी, तो उस नाते थोड़ा सा सीतापुर का, चूंकि मैं रहने वाला था, उससे मुझे व्यक्तिगत लगाव हुआ, बातचीत हुई। उन्होंने लोक कलाकारों के लिए कहा कि उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम करिए। तो हमने 4 बड़े महोत्सव कराए, एक अवध क्षेत्र का लखीमपुर में, एक ब्रज क्षेत्र का फिरोजा, नहीं ये 98 में, तो आप अभी तो सब करा ही रहे हैं। अभी नहीं 98। अच्छा 98। तो 98 में उस समय वो डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से मैं सहयोग करूंगी। तो संस्कार भारती और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में 4 बड़े महोत्सव थे। वो महोत्सव अवध क्षेत्र का लखीमपुर में हुआ, ब्रज क्षेत्र का फिरोजाबाद में हुआ, और बुंदेलखंड का झांसी में हुआ, और पूर्वांचल का आजमगढ़ में हुआ। 3-3 दिन के समारोह थे, और तीनों दिन में लगभग 400 कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई, लगभग 50 विधाएं एक स्थान पर। एक दिन में कम से कम 15 तक अलग अलग हर विधा के नाटक, नौटंकी, ये जो क्षेत्रीय विधाएं थी उनकी प्रस्तुतिकरण हुई, और बड़ी मात्रा में ग्रामीण परिवेश के लोग आए। उसकी वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई। उसका बड़ा प्रभाव पड़ा संगठन में भी। संगठन के बड़े बड़े पदाधिकारी हमारे उस कार्यक्रमों में आए, और उन्होंने जब देखा कि इतनी बड़ी संख्या में गाँव में कलाकार हैं, तो उनको लगा कि इसका एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। उसी समय मुझे कहा गया कि आप एक लखनऊ में इसका अखिल भारतीय कार्यक्रम करिए।
उस समय के मुख्यमंत्री राज्यपाल उनसे हमने संपर्क किया, उनका सहयोग भी मिला और लखनऊ के निराला नगर में एक 30 सितंबर 1 अक्टूबर को 2001 एक भव्य समारोह अखिल भारतीय हुआ जिसमें देश भर के 1200 कलाकार आए और उसका इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा संगठन पर कि संगठन ने लोक कला विधा एक अलग से निर्माण कर दी और अब भी वो विधा है और आज भी उसके बड़े बड़े कार्यक्रम, अब तो सरकार भी अलग से ऐसी 2-3 संस्थाएं बनाती हैं, लोक कला जनजातीय कला संस्कृति संस्थान, अन्य प्रदेशों में भी लोक कलाओं के बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे और धीरे धीरे कलाकारों का प्रभाव बढ़ने लगा। तो मुझे ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए कलाकारों को, चित्रकारों को, इनको मंच पे लाना, इनके साथ उनकी प्रस्तुति कराना, इस पे बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके कारण संगठन में मेरी भी छवि बनी और मुझे संगठन के अधिकारियों ने बहुत ही सम्मान दिया। उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव में हम लोग भी काम करते थे, सरकार के साथ भी सहयोग होता था। तो धीरे धीरे सरकार के भी निगाह में, संगठन के निगाह में मेरे प्रति लोगों की धारणा बनी कि ये एक अच्छा काम करते हैं, उनके मन में काम करने की एक अच्छी काम के प्रति जो निष्ठा है, पाने की निष्ठा है। तो जब इस बार सरकार बनी 2020 में, निष्ठा है, कोई स्वार्थ नहीं है, संगठन की ओर से तय हुआ कि नहीं, इनको यहाँ उपाध्यक्ष के नाते नामित किया जाए। तो मेरा नाम जब सरकार में गया तो जो संगठन के लोग थे उन्होंने भी मेरे नाम को देखा तो मैंने बिल्कुल ठीक है, इनको वहाँ पर की जरूरत है, इनको आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में नाम भेजा गया और मुख्यमंत्री जी ने 2020 में मुझे दर्जा मंत्री उपाध्यक्ष राज्य कला अकादमी के लिए प्रस्तुत किया और मैं जब वहाँ आया बड़े सम्मान की बात रही, मैंने वहाँ भी मैं 2 साल उस पद पे रहा और मैंने अनुभव किया कि सरकारी काम में बड़ी बाधाएं होती हैं, पर मैंने वहाँ भी काफी सुधार करने किस तरह की बाधाएं होती हैं? जैसे एक मोनोपोली होती है कि कलाकारों को कोई कार्यक्रम हो रहा है तो बार-बार उन्हीं कलाकारों को बुलाना, उन्हीं को कार्यक्रम देना, यही हो रहा है। तो ये होता रहता है। तो मैंने प्रयास किया कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई एक विज्ञापन दिया जाए और मैंने कहा उस विज्ञापन के माध्यम से सारे कलाकारों के बायोडाटा बनाए जाए और उनकी एक लिस्ट बनाई जाए। सिस्टम से ऊपर से मानो उन्हें कोई कैंप किया, इसमें 20 कलाकार चाहिए तो 20 ऊपर से लिए, फिर अगली बार जब कोई कैंप किया तो अगली बहुत, तो इस तरीके से नए लोगों को व्यवसाय मिलने लगा और तमाम ऐसे नए। मैंने आपके कई कार्यक्रम देखे, कितना सटीक आप होमवर्क करते हैं अपने कार्यक्रम पे, चाहे झांसी की रानी करके कार्यक्रम पे, देश आजादी, मतलब कलर से लेकर के जो म्यूजिक था बैकग्राउंड का, एवरीथिंग मतलब जबरदस्त था और थोड़ी देर को ऐसे लगा कि मैं मूवी में किसी बैठी हुई हूँ, लग नहीं रहा था कि मैं सामने लोगों को देख रही हूँ। तो मैंने उस दिन मुझे लगा कि हाँ आप मतलब अपने काम को लेकर जिस काम को करना चाहिए मुझे लगता है कि अच्छे से करना चाहिए। होता क्या है, कई बार लोग काम को, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा हुई हम लोगों की, कि कई बार लोग मन से काम नहीं करते, काम को भार समझ के करते हैं कि हमें किसी ने काम दे दिया तो चलो कहीं ना। वास्तव में जब कोई मन से काम करो तो मन से जब करोगे तो उस काम की बारीकी, कोई दुनिया में काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम जितना अधिक आप मन से करोगे उतना सफल होगे। मुझे कई बार अवसर लगता है, मुझे ध्यान है कि एक जगह मैंने पढ़ा कि एक बार गांधी जी एक बार जेल चले गए जी, तो वहाँ पर उस समय जेल में कैदियों को बर्तन धोने के लिए ड्यूटी लगाई जाती थी। तो जिस दिन गांधी जी की ड्यूटी लगी उन्होंने जो बर्तन साफ किए तो एक अंग्रेज अधिकारी आया, उसने देखा, उसको लगा यार इतनी साफ बर्तन किसने किए। तो उसने उस वहाँ पर जो काम करने वाले लोग थे उनको बुलाया और पूछा कि आज किस कैदी की ड्यूटी थी। तो गांधी ने उसको बुलाया, मिलना चाहता है तो बुलाया गया। तो गांधी जी बोले आप क्या मैं तो आजादी का आंदोलन के लिए लड़ेंगे। उनकी पहचान नहीं थी उस समय, उतनी पहचान नहीं थी, वो नए आंदोलन के लिए जुड़े थे। लेकिन जब उसने अंग्रेज ने देखा तो उसने कहा कि ये आदमी जिस काम को जीवन में हाथ मिलेगा उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाएगा, इसलिए इससे ये कोई भी काम करेगा उसको उसकी आखिरी दम तक पहुंचाएगा। तो काम करने की शैली से ही तय होता है कि आपको इस काम करने में कितना मन से कर रहे हैं। उसको देखने से समझ में आता है, क्योंकि व्यवहार किया और काम समझ में आता है कि व्यवहार किया गया है। तो जो भी जहाँ भी रहे, चाहे जितने दिन के लिए रहे, कई बार लोग ये मन में जाते हैं कि मैं तो एक साल क्या है, मैं क्या करूँगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। हम कहते हैं एक दिन के लिए भी अगर आप कहीं गए हैं और आपके मन में कोई काम, आपको जिम्मेदारी दी गई तो एक दिन मन से करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जब अवसर मिलेगा फिर करना, लेकिन जितने दिन के लिए आप जिस पद पर बैठे हैं उसको ईमानदारी और मेहनत और अपने दिमाग से नई नई चीजें सोचने के लिए करिए।
कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे जो रूटीन के काम है, ज्यादातर हमने अनुभव ये किया है, मैं 2 साल जब सरकारी पद पे था तो सामान्यतः यही रहता था कि जैसे काम होते रहे, प्रोग्राम की व्यवस्था बन जाती है, उसी करते रहते हैं, कोई नई सोच डेवलप नहीं करते। तो हमको लगता है कि ऐसी नई सोचों को डेवलप करना चाहिए। हम जब राजनीतिक क्लब करते हैं उपाध्यक्ष थे तो मुझे दिमाग में आया कि वहाँ पर तमाम सारे चित्र रखे हुए जी, जिन चित्रों का कोई उपयोग नहीं। तो मैंने कहा कि इन चित्रों का क्यों ना हम एक अखबार में विज्ञापन दें, एक कमेटी गठित की गई, उसमें विचार हुआ इनका क्या उपयोग किया जाए। तो मैंने सुझाव दिया कि इन चित्रों को हम बेचें, समाज में जाए, लोग लें, अपने घरों में लगाएं, क्योंकि जिन कलाकारों ने बना कर रख दिया उनको जरूरत नहीं है, वो वापस नहीं ले जाएंगे, हमारे यहाँ रखने की जगह नहीं है, तो डर पड़ेगा, खराब हो जा रहे हैं। तो इन चित्रों को जगह जगह लगेंगे तो लोग देखेंगे, इनकी उपयोगिता बढ़ेगी। तो मैंने कमेटी बनवाई, उसका वो किया, उसमें बहुत सारे वहाँ कर्मचारी, हाँ, उससे क्या है, धन भी आया और लोग गए। तो हम जब कोई नई चीज सोचते हैं तो उसमें बाधाएं तो आएंगी, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उस पर सफलता। तो ये राज्य मंत्री का जो पद इसमें है, जिसमें आपको बाकी सारी सुविधाएं अभी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें ताकि हमारे लखनऊ के जो श्रोता हैं वो ये पद ऐसा है कि मैं कुछ थोड़ा सा और पूछना चाहूंगी कि ये आप जिस इसमें आपने पहले ये बता दिया कि आपके कामों को देखते हुए मंत्री जी स्व आपको चयनित करते हैं, इसमें किसी का नहीं रहता है कि हाँ कोई ऐसा नहीं मानक है कि आप हाईस्कूल हो, इंटर हो, ऐसा कोई मानक नहीं, आपकी डिग्रीज नहीं, आपके वर्क इसमें वैल्यू करते हैं। तो बाकी इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, कितने वर्ष के लिए होता है, और थोड़ा सामान्यतः जो ऐसे पद होते हैं वो 3 साल कार्यकाल होता है, 5 साल में है जी, और पीछे कुछ समय 2 साल में था, 1 साल में था, लेकिन अब सामान्यतः 3 साल का बदलता है, और कुछ संस्थाओं में 5 साल भी है। इनका जो मुख्य वो होता है, ये सरकार द्वारा जो सरकार होती है वो नामित करती है, उसकी उसमें सदस्य भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, उपाध्यक्ष भी होते हैं, और मुख्यमंत्री को पावर होता है वही नामित करते हैं। इसकी कोई ऐसी योग्यता नहीं है। सामान्यतः जो सरकार का मानक होता है ये रहता है कि वो कुछ उस क्षेत्र का जानकार होना चाहिए और उसके विषय में उसकी रुचि होनी चाहिए और काम करने की उसकी क्षमता होनी चाहिए। उसने पहले कुछ ऐसा किया हो कि जिससे समाज के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, ये सामान्यतः तो मानक होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं जो जैसे हम लोग जब राजनीतिक अकेडमी में नामित थे तो वहाँ चित्रकला है, मूर्ति कला है, ऐसे उनके ललित कला थी, उनके काम होते थे। उनकी जैसे अभी पूरे प्रदेश में जो मूर्तियाँ बन के लगाई जा रही हैं वो ललित कला अकेडमी के माध्यम से लगती थी। जो चित्रकारों के शिविर होते थे वो होते थे, जो मूर्तिकारों के शिविर होते थे। अभी एक नई व्यवस्था और है, हम लोग प्रयास कर रहे थे, हालांकि अभी वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुई है। मेरा कहना है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंगें बन रही हैं या बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, उनकी भी जैसे आज भी आदमी घर बनाता है तो घर में सजावट के लिए एक बजट रहता है। तो सरकार से हम लोगों ने एक सहयोग सुझाव दिया था कि जितना भी निर्माण कार्य हो रहा है उसका 5% उसकी सजावट पे खर्च होना चाहिए। तो वो अगर सजावट पे खर्च हो तो कलाकार के माध्यम से होगा, जिससे कलाकारों को अच्छा रोजगार मिलेगा और उस बिल्डिंग की खूबसूरती बढ़ेगी। आज बड़ी बड़ी पुल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ऐसे खड़ी है, लेकिन अगर उनको सुंदर सी आकृतियां बन जाए, सुंदर से चित्र बन जाए, पार्क में उनको सुंदर से सजा दिया जाए तो उसकी उपयोगिता ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए हम लोगों ने एक सुझाव सरकार को दिया था। सरकार में कुछ बात आगे बढ़ी थी, लेकिन हो सकता है आगे चल के कभी अवसर आए तो उस काम को कर सकते। तो यहाँ पुरस्कार जैसे क्या है, अगर अकेडमी पुरस्कार भी देती है और इसमें राइटिंग, अभिनय सब इस तरीके के जो अधिक धनराशि कितनी है, क्या है, कुछ जानकारी नहीं। जैसे ललित कला के जो पुरस्कार हैं इसमें जो मानक कलाकारों का पुरस्कार 51,000 का है, कुछ 20,000 के हैं, कुछ 21,000 के हैं, कुछ 10,000 के हैं, ऐसे अलग अलग तरीके के पुरस्कार हैं। संगीत नाटक अकेडमी में भी कुछ 11,000 के पुरस्कार हैं, कुछ 51,000 के हैं। तो आज के समय में हमने अपनी एक संस्था भी शुरू की है भारतोदय, उसमें हमने पुरस्कार भारतोदय के नाम से जी, और उसके माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं समाज में। और उसके आप अपने व्यक्तिगत क्या, हमारी अपनी एक कमेटी है, उसमें हमारे अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कोषाध्यक्ष हैं, ऐसे तमाम पदाधिकारी हैं, और हम लोग मिलकर एक संगठन भारतोदय के नाम से कर रहे हैं।
ताकि आपको किसी से फिर ये जो ललित कला की जो उन्नति है, आर्ट्स की जो उन्नति है, उसमें आप स्वयं मतलब मुखरित होकर के काम कर सके, कोई और आपको बार बार उसके आदेशित न करे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे कई बार क्या होता है सरकारी कामों में व्यवधान होता है या एक मर्यादा है, या आप ये करेंगे ये नहीं करेंगे, आपसे ऊपर डिसाइड करेगा। कई बार सरकारें तय करती है कि आपको यही करना चाहिए, ये नहीं करेंगे। तो हमने एक संस्था बना के आज से 20 साल पहले बनाई थी, धीरे धीरे उस पर काम शुरू किया था। अब उसमें हमने 2 साल से विशेष रूप से ध्यान दिया है। थोड़ा सा इधर खाली भी है तो इसके प्रयास करके हमने अभी भी एक महोत्सव 3 दिन का किया था, लोक कला महोत्सव के नाम से, अवध लोक कला महोत्सव। ये उसमें बहुत संस्था ने किया था। और उससे पहले एक नाटक का 2 दिन का समारोह किया था। अभी हम अक्टूबर नवंबर में फिर 3 दिन का नाट्य समारोह करेंगे। और हमने प्रयास किया है कि उस नाट्य समारोह में ही 6 विधाओं के कलाकारों को सम्मानित करेंगे और एक कोई ऐसा कलाकार जिसको सामाजिक जिसने काम किया है उसको भी सम्मानित करेंगे। इस साल पहली बार हमने इस सम्मान को शुरू किया है। बाबा जी हम लोगों के संस्कार भारती के जो राष्ट्रीय संस्थापक थे पद्मश्री बाबा योगेंद्र जी, उनकी स्मृति में यह सम्मान शुरू किया है और हम इसको हर वर्ष ऐसे 6 कलाकारों को दिया करेंगे, ऐसा मेरे संकल्प। बहुत कुछ आपसे जाना, बहुत कुछ इसे आप इस वार्तालाप में हमने बहुत कुछ सीखा भी, हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ सुना। बट हम इतना जानना चाहते हैं कि ये जो आज के मिस्टर गिरीश जी उपस्थित है हमारे सामने, इस लंबी यात्रा में संघ में या आपने जो यहाँ पर राज्य मंत्री का प्रभार आपने उसमें अपनी सेवाएं दी, या आपने व्यक्तिगत जिंदगी में भी ऐसी कुछ चीज़ें जिन्होंने, ऐसे कोई मित्र लोग जिन्होंने आज आपको कुछ बहुत सिखाया हो, या आपको नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी क्षेत्र में, या वो मित्र जिनका आप नाम लेना चाहते हो जिन्होंने आज आपको ये सहारा देने का भी बहुत होता है और कोई भी लोग अपनी टांग भी खींचते हैं, तो ऐसे कुछ अगर साझा करना चाहिए। देखिए जैसे जब कोई काम करो तो स्वाभाविक रूप से है कि आपको कोई ना कोई मार्गदर्शन देने वाला, कोई ना कोई आपको प्रश्न देने वाले लोग रहते हैं। जैसे मैंने जब संस्कार भारती में काम शुरू किया तो हमारे जो जिनके साथ मैंने सबसे पहले शुरू किया माननीय योगेंद्र जी, वो संस्कार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री थे। मैंने जाके उन्हीं साथ काम शुरू किया तो उनका बहुत वर्धस्त था, बहुत मानते थे, हमको पुत्रवत मानते थे। उनके साथ माननीय बांकेलाल जी थे, वो भी संगठन मंत्री रहे, पहले क्षेत्र के थे, फिर अखिल भारतीय हुए, वो भी बहुत मानते थे। और धीरे धीरे काम करते करते मेरे काम करने की शैली से उन्होंने इतना हमको हमारे ऊपर उनका विश्वास हो गया था कि उनसे उन्होंने आंख बंद करके काम करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। कोई नई आइडियाज हम देते थे, कुछ नई चीज सोचते थे, उनको बताते थे। ऐसे जब मैं लखनऊ आया तो हमारे संस्कार भारती के अध्यक्ष पी.के. राय पत्रकार थे, बहुत मानते थे, पुत्रवत मानते थे और उनके साथ काम करने में इतना आनंद आता था कि वो हमको नई नई चीजों को आइडिया, जैसे हम शुरू में जब आए तो ग्रामीण परिवेश थे, कपड़े पहनने का उतना वो नहीं, तो उनको समझाते थे कि देखो ऐसे कपड़ा पहना करो, ऐसे रहा करो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, ड्रेस करके पहनो। फ्रेश होते हो, आपको कोई बनावट नहीं थी। तो मैं जब आया तो वो फिर अधिकारियों से आके बात करना है तो कैसे करना चाहिए, फिर उनसे बीच में बात करते समय कोई बात बीच में नहीं टोकनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी बातें सीखते थे। संघ के तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके साथ मैंने सीखा, माननीय ओम प्रकाश जी क्षेत्र चाहते बहुत, माननीय स्वामी जी, ऐसे बहुत सारे अधिकारियों के बीच में हमको विकास करने का बहुत बड़ा सहयोग लग जाता है। तो संघ परिवार के साथ मेरा जुड़ने का जाता है। मैं संस्कार भारती के नाते काम में रहा, लेकिन मैं संघ के विभिन्न कार्यालयों में रहा, आगरा में रहा, संग्रहालय में रहा, लखनऊ में रहा, संग्रहालय में रहा। इसके कारण संघ के बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते थे, उनके साथ बैठते थे, उनकी बीच उनकी चर्चा सुनते थे। तो बहुत बड़े स्तर से बड़े लेवल पे उनकी बातें होती थी, देश के प्रति, सब दुनिया में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, निगेटिविटी क्या है, पॉजिटिविटी क्या है, देश के लिए क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, कौन लोग देश को व्यक्तिगत जीवन के लिए नुकसान कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई जिसके को बड़ा किया, बड़ा उनके बीच रहते रहते, जैसे कहते हैं कि अच्छी संगत में रहने से अच्छे से ये इसके कारण हमको बहुत अवसर मिले और बात करने का, बड़े लोगों के बीच बैठने का, बड़े अधिकारियों से बात करने का। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो मैं एक बार एक वीडियो का है कॉपी सर्टिफाई कराने के लिए गया। उस समय होता था कि आपको कहीं देना है, किसी गस्टेड अफसर से प्रमाण पत्र कराना था, तो स्वेच्छा से हो गया है, लेकिन उस समय नहीं था। मैं गया तो क्या उम्र थी आपकी? उस समय मैं कक्षा 8 या 9 पढ़ता।
तो मुझे याद है कि वीडियो से बात करने में मुझे हिचक हो रही थी, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी थी कमरे में घुस के जाके बात करूँ। और उस समय मैं बात करने जा रहा, मैं ऐसे डर रहा था जैसे लगता था कहाँ ना जाऊँ। लेकिन उसके बाद वही काम करते करते और लोगों की बात करते करते इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि अब मुझे देश के प्रधानमंत्री से बात करने में कोई संकोच नहीं होता है, किसी IAS अधिकारी से बात करने में, किसी नेता से बात करने में, मुख्यमंत्री से। तो काम करते करते आपका आत्मबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है, धीरे धीरे आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि आपको आपका मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है कि आप कोई भी काम करने के लिए आपको लगता है कि नहीं ये काम कर सकते हैं। तो ये चीजें अनुभव से, काम से, बड़े लोगों के सानिध्य से प्राप्त होती है। तो मुझे भगवान की कृपा से संगत के कारण इतने बड़े पदों पे भी जाने का अवसर मिला और इतने लोगों के बीच रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैंने मन लगा के सीखा है। और मेरी अपनी मान्यता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आदमी चाहे तो अंतिम समय तक सीख सकता है। जबकि मेरी देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई कोई इतनी अच्छी नहीं थी, मैं बहुत ग्रामीण परिवेश से जुड़ा था, ग्रामीण परिवेश के विद्यालयों में पढ़ा था जहाँ कोई इंग्लिश मीडियम नहीं था, कोई वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे काम करते करते भाषण देना, लिखना, बातचीत करना, बड़े बड़े कार्यक्रम का प्लानिंग करना, उनको कैसे कराना, धन संग्रह करना, सब क्षेत्रों में आगे बढ़ने का और जानकारी अभी देश में क्या चल रहा है, विदेश में क्या चल रहा है, कौन सी किसी भी चीज को सुनने के बाद उसका अपने मन में उतारना। और 10 साल बाद मुझे दिमाग में आता है कि हाँ उसने हमको ये बात बताई थी, ये चीज यहाँ से ठीक बैठी, तो उसके कारण भी बहुत चीजें अनुभव आती है। तो मुझे लगता है कि अगर आदमी 24 घंटे जागृत रहे, चैतन्य रहे और चीजों को अनुभव करे और अपने अनुभव से उनको देखे। जैसे कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज देखते हैं, लगता है कि यार ये ऐसे हो रही, घर बनाया हमने, कोई मकान बनाया, उसकी चीजों को देखा और हमने अपने खुद को करना है या कोई कर रहा है, तो हमको वो जो किया हुआ चीज है वो समझ में आता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो कोई भी कार्यक्रम करिए, कोई प्लान करिए, कोई आयोजन कर रहे हैं, उसमें भी जो किए हुए काम होते हैं वो होते हैं, कहीं हमने देखा है, उसके आइडियाज से हम चीजों को सीख सकते हैं, उसके आधार पर अपने काम को अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये इस बात से तो मैं भी मानती हूँ कि अगर आप बर्फ के साथ रहोगे तो अनायास ही बिना प्रयास के पानी होंगे तो बर्फ की सिल्ली आप बन जाओगे। और आग के बगल में रहोगे, कहते हैं ना फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। आग से आप जलोगे तो नहीं, लेकिन आँच आपको लगती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा उस आँच से दूर रहना अलग भी जलने लगता है, साल दर साल। तो बिल्कुल आपको जिन चीजों को आप बदल सकते हो, तो ऐसा अगर आप मनुष्य हो और आपको चयन का अधिकार मिला है तो आपको चुनना चाहिए कि आपको किसके नजदीक रहना चाहिए। मुझे एक चीज बहुत वो लगी कि मैं पार्ट भाई हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं इस संगठन में रहते रहते मुझे ऐसा लगा कि मैंने आज तक जीवन में कभी कोई ऐसी व्यसन की चीज कभी प्रयोग ही नहीं की, छुई तक नहीं की। इसका बहुत बड़ा कारण है कि मैं ऐसे बड़े लोगों के संगत में रहने का कभी मन में नहीं आया, सोचा ही नहीं इसका क्या आवश्यकता, इसका कोई लाभ है, नुकसान है, कुछ नहीं। और मैंने देखा कि हमारे साथ के ऐसे लोग जो पढ़े हुए साथ है, कोई बीड़ी पी रहे, कोई सिगरेट, बड़ा ऐसी व्यसन वाली चीजें करने लगते हैं, दारू पीने लगते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कैसे करते होंगे, जबकि ऐसी चीजों को सोचना भी नहीं, उससे लाभ भी नहीं है, नुकसान ही है। पहला एसेट जो सबसे बड़ी ताकत हमारी बॉडी है और हम उसी को भूल लगाते हैं सबको करके, चीजों के संगत में फेफड़े खराब होने लगते हैं, लिवर किडनी खराब होने, तो ये वो ऐसी चीजें हैं जो आप बदल नहीं सकते। आपका असली मकान तो ये आप बंगले चाहे जहाँ ले लो, लेकिन ये जो घर है ना ये आपको लेके हर जगह जाना पड़ेगा। तो अगर इसमें दर्द है, तकलीफ है, कुछ है, तो ये तो आप ठीक नहीं कर सकते ना, या इसलिए चयन करिए कि इससे इसको फायदा मिलेगा। बाकी बीमारियां तो सबको ही होती है, वो अलग चीज है, लेकिन हम अपने मन से अपनी चीज को नुकसान। देखिए कोई चीज आ गई शरीर में या कैसे भी प्रवेश कर जाए वो अलग विषय है, लेकिन हम स्वेच्छा से जानबूझ के किसी गलत चीज को प्रयोग क्यों करें। हमको चाहिए कि हम अच्छी चीजों का प्रयोग करें, बाकी जो कुछ लिखा होता है, जो कर्म होता है वो नहीं होगा। तो आपने बताया कि आपको सहयोग किया योगेश जी ने और बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कभी टपरी फंसाई रोड़ी पे डाली, अगर नाम लिया आप बोल सकते हैं। नहीं ऐसा है, जब आप कोई सामाजिक काम करते हो तो निश्चित सामाजिक काम करो, मन दुखी कर देते हैं ना। नहीं ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको आपके काम से कई बार जलते हैं, नेगेटिव एनर्जी आप में डालते हैं या आपके काम से जलते हैं, उनको लगता
पता ही है मेरे प्रतिस्पर्धी उनके अंदर उसकी भावना होती है कि कहीं मुझे पछाड़ ना दे अंदर। पछाड़ दे। हाँ। तो ऐसे लोग समय आने पर दिक्कत करते हैं, लेकिन उसको माइंड मेकअप नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि पॉजिटिव, जैसे क्या होता है कि ऐसे लोग भी आएंगे, थोड़े समय के लिए मन भी दुखी होता है, थोड़ा अंदर से कष्ट भी होता है। ऐसी परिस्थितियां मेरे साथ भी आई समय समय पर, लेकिन उसका नाम का उल्लेख करना उनको महत्व देने की बात होगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, सीखने की जरूरत होती है। बस हमको ये मानना चाहिए कि जो जैसा व्यवहार करे उसके व्यवहार को देखना चाहिए, उससे सतर्क रहने का प्रयास करना चाहिए। जो पॉजिटिव लोग हैं उनके निकट रहने का प्रयास करना चाहिए, और जो निगेटिव लोग हैं या जिनके कारण आपके मन में दुख आया है उनसे दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि मैंने हमेशा यही किया कि जिससे मेरे को लगा कि इससे मुझे कष्ट हुआ है, इसने मुझे मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया है कि मुझे जीवन में उसके कारण कष्ट हुआ है, तो मैंने उससे अपनी दूरी बनाई। मैंने उससे बोलना बंद कर दिया, उससे दूरी बना ली, उससे बात करना नहीं किया, लेकिन मैंने कभी उसके विषय में कोई नुकसान की बात नहीं सोची। ये आपने आत्मरक्षा की, उसको नहीं ऐसे नुकसान को किया, अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमने ये किया तो उससे अपने क्योंकि हम और नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं, या फिर हमको लगता है कि उसके कारण हमको और कष्ट हो, हमको उससे हमको देखिए, मुझे एक बार याद है, मैं एक बार एक कथा सुनने गया, एक संत है विजय कौशल जी, मैं उनकी कथा सुनने गया तो एक बात वो बहुत अच्छी कह रहे थे, हालांकि वो संदर्भ दूसरा था। उनका संदर्भ था कि गुरु कैसे ढूंढोगे, तो गुरु ढूंढने के लिए उन्होंने कहा कि भाई भगवा कपड़ा पहना कोई दिख जाए तो गुरु मानूंगा उसको, ऐसा नहीं होता। कई बार भगवा कपड़े पहने हुए लोग भी खराब होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, ये कोई मानक नहीं होता कि कपड़ा पहने हैं कैसा है। तो उन्होंने ये कहा कि जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, जिसके साथ आपको बैठने का मन करने लगे, जिससे अधिक समय बात करने का मन करने लगे, और देखना धीरे धीरे स्थिति ये होगी कि जब आप उससे मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो आपको बेचैनी महसूस होगी। वही आपका सच्चा गुरु है, वही आपका सच्चा प्रेमी है, वही आपका सच्चा हितैषी है। अब वो रूप बदल सकता है। कई बार क्या है, उन्होंने कहा ये मैं आपको संदर्भ रूप का दे रहा हूँ, पर ये कहीं भी लागू होता है, प्रेमी के लिए भी लागू होता है। जब कोई किसी से प्रेम करता है तो कभी कभी उसके साथ बात करते करते इतना निकट हो जाता है कि उसको एक दिन बात ना करे तो बेचैनी महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेरा कुछ छूट गया, मैं मिला नहीं, और नेचुरल से जुड़े होते हो। जैसे किसी के प्रति आपके मन में श्रद्धा होती है, किसी के मन में आपको विश्वास होता है, ऐसे ही आपको किसी से देख के चिढ़ भी लगती है, गुस्सा भी लगता है। जैसे आप परिस्थिति हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जिससे आपको मन में चिढ़ होती है, अब वो परिवार का आपसे दूर नहीं रह सकते, लेकिन आप इतना रह सकते हो कि जब जरूरत हो तभी जाओ, हर समय उसके आसपास ना, हर समय आप उसके आसपास रहेंगे जो आपके मन के अनुकूल है। वो कोई भी हो, मैं नहीं कहता हूँ क्या रिश्ते में, वो भाई बहन बाप माँ साहब कुछ भी हो सकता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं, तो जैसे प्रेम का ऐसे हितैषी और मतलब आपका जो डांग खींचना वाला हो उसका भी है। जो आपका दुश्मन कहेंगे उसको भाषा कुछ भी दे दो, आप दुश्मन है, आपका हितैषी मतलब आपका अहित सोचने वाला है, आपका विरोधी है, उसका नाम शब्द कुछ भी दो, जिससे आपका मन नहीं मिलेगा, जो आपका नुकसान करेगा, उससे स्वाभाविक आपको चिढ़न होगी। तो उसका बेहतर तरीका है कि आपसे दूरी बनाओ, आपको चिढ़ाना कम होगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपका नुकसान करेगा उसको देख के आपको चिढ़ होने लगेगी, चेहरा देख के आपका मन खनखिन होगा, आपकी बीपी हाई होगा, तो आप क्यों नजदीक रहो, इससे दूर रहो, दिखेगा नहीं तो कम से कम गुस्सा तो नहीं होगा, हमारा मन तो ठीक रहेगा। तो मैंने अपने जीवन में मन बना के रखा, हालांकि ऐसा आए लोग, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसे लोग नहीं आए, मजबूत बनाने के लिए आपको आते हैं आए, लेकिन मैं नाम से नहीं चर्चा नहीं चाहिए, ऐसे लोग आए, पर मैंने मन यही बनाया कि उनसे दूरी बना के रखो, उनसे कम मिलो, बहुत जरूरत हुआ तो मिले, नहीं तो दूरी बना के रखो। क्योंकि अंदर जो आपकी जो सोल होती है ना, वो पहचान जाती है कौन हमें एक्चुअली वैल्यू करता है और कौन मुंह से तो अच्छा बोल रहा है। देखिए बात करने में, व्यवहार से थोड़े दिन में आपको समझ में आता है कि बॉडी लैंग्वेज आप तुरंत कैच कर लेते हो कि हाँ ये। और दूसरे देखिए क्या है, मानव के जीवन में मानव का एक ऑरा भी होता है। जब आप सदकर्म करते हैं तो एक आपका ऑरा होता है, उस ऑरे से और दूसरे के ऑरे से जब मिलता है जीवन, बातचीत होती है, जैसे आपका और मेरा वाला जब मिलेगा तो स्वाभाविक, अगर हम लोग एक मन के हैं तभी हम हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर हमारा और आपसे नहीं मिलेगा या हम आपसे नहीं अनुकूल है तो हमारा आपका बातचीत हो सकता है काम के लिए बातचीत,
संपर्क हो, लेकिन वो फिर दूरी रहेगी, एक उम्र दूर रहेगी। और अगर हमारे मन में आपके लिए पॉजिटिविटी है तो जब भले आप साल भर में 2 साल में, लेकिन वो लगाव बना है। जैसे मैं आपके ये देखिए सब माध्यम है, हाँ। संचार माध्यम है, पत्र माध्यम है। अब आप सोचिए आज के समय फोन है, 2 मिनट में बात करते हैं। एक समय तब भी लोग प्यार करते थे, ऐसा नहीं तब नहीं करते थे जब चिट्ठियां होती थी। साल में लोग चिट्ठियां लिखते थे, चिट्ठियों की प्रतीक्षा करते थे, बार बार पढ़ते थे। तो वो चीजें देखिए, मूल चीज कभी गायब नहीं हुई, माध्यम बदलते रहे। आज माध्यम तेज हो गए, आज इतने अच्छे माध्यम है कि आप अमेरिका में बैठे हुए आदमी से 2 मिनट में बात कर सकते हैं। अच्छा, तब लखनऊ से बैठे हुए आदमी को गांव से बात नहीं कर सकते, 3 घंटे 4 घंटे आने के लिए लगता था। हमको याद है जब मैं नया आगरा में गया तो मैं किसी को सूचना देने जाता था तो उसके घर जाता था, साइकिल चला घर सूचना देता था। आज फोन उठाओ, 100 लोगों को 10 मिनट में सूचना कर दो। तो ये माध्यम बदलते रहेंगे, समय आने के पेड़ बदलते रहेंगे, पर जो मूल तत्व है वो नहीं बदलेंगे। अच्छा, एक बात गिरीश जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप इतने सारे बड़े बड़े लोगों से मिलते जुलते हैं, मतलब कहने की आवश्यकता नहीं, सब जगह आपका कनेक्शन है, जुड़ाव है, स्वयं इतना ज्ञान है। ज्ञान किताबों से पढ़ के नहीं आता, खुद से आप जन्म से लेके आते हैं अपने अंदर। तो बस उसे किताबों का थोड़ा बहुत उसे वातावरण से उसको जानने की जरूरत है। हाँ, हम ये हैं। मेरा व्यक्तित्व जो है आपसे सीखने वाला है आपके साथ। लेकिन जब भी मैं आपको फोन करती हूँ, कभी आपको फोन करूँ, आप पहले बताइए नमस्ते शालिनी जी। जब मैं कहती हूँ अपने मन में कि इतने बड़े हैं, हर उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, रिश्ते में भी बड़े हैं, जानकारी में भी बड़े हैं, परिचय में भी बड़े हैं, लेकिन देखिए मतलब मन में जरा भी नहीं है कि हाँ ये कोई लड़की है या अब इसको क्या पता है या नहीं भी पता है। तो आप कितने उदार जब मिलते हैं, चाहे किसी फंक्शन में मिले हो, पार्टी में मिले हो, इतने खुशी से मिलते हैं और सम्मान के साथ मिलते हैं कि मतलब वो जब जितनी बार मिलो मुस्कुराते चेहरे के साथ वो फील होता है कि आप दे रहे सम्मान। तो ये कहाँ से आप लोगों ने सीखा? ये बहुत जरूरी होता है। भगवान की कृपा से ये संघ परिवार में जब जुड़े तो चूंकि वहाँ बड़े लोगों के बीच रहे, मैं देखता था कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो भी कितना अधिक लोगों का सम्मान करते हैं। और विशेष रूप से मैं अपने संगठन में बाबा जी के साथ बहुत समय रहा और उनका मैंने ये स्वभाव देखा कि वो कितना भी बड़ा कोई हो, वो जैसे किसी 4 पहिए गाड़ी कार में जा रहे हैं तो वो कभी ड्राइवर शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। कहते थे बताइए मेरा सारथी कौन है, सारथी शब्द का प्रयोग, कितनी इज्जत है सारथी, कितनी इज्जत देते थे। तो जैसे ही जब सारथी कहते थे और पूछते थे अरे भाई तुम्हारा क्या नाम है और हमारे साथी हो, बस वो कृष्ण के साथ कनेक्ट कर लेता, वो कृष्ण के साथ कनेक्ट करता था। उसके बाद फिर उसको ये नहीं लगता था कि इनको रात को 10 बजे छोड़ना है तो मुझे देर हो रही है, मुझे लेट हो रहा है। क्योंकि मेरी मान्यता है जब किसी की भावना मतलब प्रसन्न होती है अंदर से तो फिर वो भूल जाता है कि मुझे इनके काम में कितना कष्ट होना है। क्या बात है। तो अगर आप किसी को सम्मान देते हैं और प्रसन्न रहते हैं तो वो भी आपसे प्रसन्न रहेगा। और मैंने धीरे धीरे उनके साथ रहते और संघ परिवार के साथ रहते ये अनुभव किया कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ये एक व्यवस्था है। अपॉर्चुनिटीज की लेसनेस है, कमी होती बहुत बार होता है, नहीं मिल पाई होती। देखिए हम मानते हैं कि छोटा भी कई बार अच्छी बातें करता है, कई बार छोटे से भी सीखने को अवसर, सबकी उपयोगिता है जीवन में, उपयोगिता है तभी वो है। और दूसरी चीज ये है कि हम देखिए जिस दिन ये कोई व्यक्ति अहंकार मान लेता है कि मैं बड़ा हो गया वो फिर सीख नहीं सकता है। अगर आपके मन में सीखने की भावना है तो सीखने के लिए हमेशा छोटे बन के ही सीखते हैं। पानी ऊपर से नीचे ही आता है, इसलिए जब तक आप सीखने की भावना रखेंगे, आपको अगर बड़े होने के प्रयास में आए तो फिर आप सीख नहीं सकते। इसलिए अगर सीखने की भावना है तो हमेशा छोटे बनो, क्योंकि बड़े से ही सीखोगे। जब दूसरे को बड़ा मानोगे तभी सीख पाओगे। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जीवन में अंतिम समय तक सीखने का अवसर मिलते रहना चाहिए और आदमी को सीखते रहना चाहिए और अपने ऊपर उसका प्रयोग करते रहना चाहिए, तभी संभव हो सकता है। गिरीश जी आपसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना आपकी इस लंबी यात्रा में। आपने जो जीवन को जिया वो यहाँ पर साक्षात उसको बयां किया, आपने बताया हमारे दर्शकों को। फिर भी मैं जानना चाहूँगी कि जो बच्चे, जो युवा या जो लोग अभी भी अपने घर में बंधे हुए हैं, कहने का मतलब बंधन को जो दिखाई नहीं देते लेकिन मानसिक होते हैं, पारिवारिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, तो अगर उन बेड़ियों को उनको काटना है, लाइफ में कुछ करना होता है तो बहुत बार संदेश लोगों के बहुत काम आते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? वो डायरेक्ट 3 अनुभव बताइए जिनसे उनके अंदर हिम्मत आए और उन्हें लगे कि हाँ जब ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ या कोई भी कर सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है
कि जो भी देखिए, एक तो मेरा अपना अनुभव ऐसा है कि एक तो अच्छे साहित्य को पढ़ना चाहिए जी। पढ़ के बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं और बहुत सारे साहित्य ऐसे लिखे हुए हैं जिनको पढ़ने से जीवन में बहुत सारी सफलताएं लोगों ने प्राप्त की है और आने वाले समय में भी हम पढ़ के अच्छी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे, अच्छे लोगों के बीच रहना चाहिए, जो हमारे मन के लोग हैं, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन अच्छे हुए हैं, ऐसे लोगों के बीच रहना चाहिए। और तीसरा, ऐसे सत्संग, जैसे कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, भगवान की श्रद्धा है, इन पर भी ध्यान देना चाहिए। और इन सबका निचोड़ है कि जो भी हम सीखें उसको अपने जीवन पर उतारना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, बहुत साहित्य पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम अपने जीवन पर नहीं उतारते हैं, इसलिए वो सारे मेहनत का परिणाम अच्छा नहीं आता है। हमको अपने जीवन पर उतारना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण मुझे ध्यान में है, कथावाचक थे जी। उनसे एक बार एक कथा करा रहे थे सज्जन, और उन्होंने कहा कि 3 दिन 2 दिन कथा हो गई, महाभारत का प्रसंग चल रहा था। दूसरे दिन कहा, महाराज जी कथा थोड़ा देर से शुरू करिए। बोले क्यों कर? बोले मेरी ऐसी है कि भाई के साथ मुकदमा चल रहा है। अच्छा। तो उन्होंने कहा, मेरे कथा कहने का क्या मतलब? क्या मतलब? तुम सब आप राम और चरित्र भरत का सुन रहे हैं, व्यवहार में लाई और अपने व्यवहार में आप भाई के साथ मुकदमा लड़ रहे हैं। तो इस कथाओं का ये 10,000 रुपए खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सब दर्शकों से यही आग्रह करूंगा कि आने वाले समय में आप जो भी अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा लोगों के बीच रहें, उसको अपने जीवन पर जरूर उतारें, क्योंकि जब तक आप अपने जीवन पर नहीं उतारेंगे तब तक खाली पढ़ना और मनोरंजन करना कि 2 घंटे के कहीं भजन सुन लिया, भजन दिमाग में है, वो तात्कालिक उसका सुख मिल सकता है, लेकिन लंबे सुख के लिए आपको जब तक आप अपने जीवन में नहीं उतारेंगे उसका परिणाम नहीं मिलेगा। और जीवन में उतारने में कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष होते हैं, परेशानियाँ आती हैं, और कई बार आपको लांछन भी झेलने पड़ते हैं, लेकिन आपको आत्मसंतोष तब होगा जब आपको अपने व्यवहार के कारण समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके विषय में लोग चर्चा करेंगे, आपको लोग जानेंगे, तब आपके मन में आएगा कि हाँ मैंने जो किया ठीक है। वो चाहे जिसके प्रति हो, ये कह रहे हैं, जब अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका व्यवहार आपको खुद एहसास कराएगा कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है, या आपका व्यवहार भी आपके जीवन की सफलता का मांग देता है। तो मैं सभी दर्शकों से यही आग्रह करूँगा कि अपना जीवन, अपने व्यवहार में जरूर वो चीज़ें लाएं जो आपको अच्छी लगे, कहीं भी से भी, चाहे वो पढ़ने के बाद, चाहे वो किसी से मिलने के बाद, और चाहे वो कहीं से जाने के बाद, जो चीज़ आपको लगता हो कि नहीं ये चीज़ अच्छी है, उसको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करें। थोड़ा कष्ट होगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका मन बढ़ेगा और आपका मनोबल भी अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि जो ये आप काम कर रही हैं, ये हो सकता है आपकी अपनी सुख की अनुभूति हो सकता है आपके मन में ऐसा आया हो, लेकिन ऐसा मेरी अपनी व्यक्तिगत मान्यता है कि इससे समाज को फायदा मिलेगा। इसके लाखों दर्शक, हजारों की संख्या में लोग देखेंगे, लाखों की संख्या में देखेंगे, वर्षों तक देखेंगे, और जब ये देखेंगे तब तक लोग सीखेंगे। तो आप कुछ काम ऐसे होते हैं जिससे केवल व्यक्तिगत फायदा होता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें अपना भी फायदा होता है और समाज का भी फायदा होता है। कार्यक्रम जो दिमागी खबर है, मुझे लगता है कि आपने जो ये कार्यक्रम तैयार किया है, इससे समाज को बहुत सीखने का अवसर मिलेगा। तो मैं भी आपको उतना ही धन्यवाद देता हूँ, जैसे आपने कहा कि आप यहाँ आए, आपने अपनी चर्चा की, आपने अपने विषय में बताया, वैसे मैं भी आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बढ़िया सेटअप बनाया, इस पर पैसा लगाया, आप इसके कारण आज समाज को कुछ न कुछ दे रही हैं। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा ये बात की बात है, तो वो सच में रंगाया गया है उधर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, मैं चाहूंगी आप बताएं कि गिरीश जी की कौन सी बात आपको अच्छी लगी, कौन सी अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और अपना प्रेम और साथ ही बनाए रखें। धन्यवाद। नमस्कार।